सबसे पहले थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मैं बुला रही हूँ, आप अपना वक्त दे रहे हो, ये भी तो बहुत बड़ी बात है। ओके, सो लेट अस डिकोड अर्ली इंटरवेंशन। अर्ली इंटरवेंशन को लेके इतनी सारे कंफ्यूजन है इसमें ना। या कोई किसी को ठग रहा है या फिर थेरेपिस्ट मुझे बेवकूफ बना रहे, ऐसा हर वक्त नहीं है। क्योंकि ऑटिज्म अचानक से इतना बढ़ा है, इसके पहले भी रिसर्च हो रहा था, ठीक है। लेकिन अचानक से ये जो नंबर ऑफ केसेस बर्स्ट हुए हैं, इतने सारे हो गए हैं कोविड के बाद, इसके कारण बहुत सारा डेटा आ रहा है, बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं इंडिया के बाहर, इंडिया में। लेकिन हमारी पॉपुलेशन इतनी अच्छी है, इतना अच्छा यंग पॉपुलेशन है, तो हमें थेरेपिस्ट बहुत आसानी से मिलता है। हर चीज का प्रोज एंड कॉन्स है। लेकिन सारे रिसर्च बेस्ड थेरेपीज, फाइंडिंग्स क्या हो रही है, क्या सही है, कौन सा थेरेपी इफेक्टिव रहा है, एबीए कितना इफेक्टिव रहा है, कितना नहीं है, ये जो फाइंडिंग्स हो रही है, जो डिस्कशन हो रहा है, वो यहाँ तक नहीं आया। तो आई एम गोइंग टू शेयर एवरीथिंग जो मुझे सारा समझ में आया, ठीक है। जो मुझे समझ में आया है, जो सारे चारों ओर बातें चल रही हैं, जो रिसर्च बोलता है, जो अ, बाहर के अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट बोलते हैं, जो इंडिया में कौन सा चीज अच्छा है, यहाँ का आयुर्वेदा में क्या अच्छा है, या यहाँ पे के खान पान में क्या अच्छा है, या यहाँ के वेदर की वजह से हम क्या क्या कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू पुट एवरीथिंग हियर। अर्ली इंटरवेंशन जब तक माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी, घर वाले इन्वॉल्व नहीं होते हैं, सिर्फ थेरेपी सेंटर जाके नहीं होगा। I will repeat in English also because there are a lot of parents who won't know Hindi. So, early intervention, unless and until the family members of the child gets involved as soon as possible, keeping each other's differences aside, it's not going to be complete. You cannot take a child to a AC room in some place and some stranger is talking to the child. एक छोटा बच्चा है ना, जब वो एक स्ट्रेंजर से मिलता है, 2 साल का, 3 साल का, पहला 1 महीना तो उस बच्चे को लगता है अच्छा मुझे इस बंदे से डेली मिलना है। ये हम सोचते ही नहीं है। हम पहले दिन थेरेपी सेंटर लेके जाते हैं, पहले दिन 800 रुपए, 1000 रुपए दे देते हैं, भैया थेरेपी हो रही है तो इफेक्टिव हो। बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। 2 साल तक की एज तक तो वो सिर्फ अपने मम्मी पापा को समझते हैं। ओके, सो अर्ली इंटरवेंशन has to happen at home also. Okay, this is the primary point. Now, where does the early intervention start? अगर अर्ली इंटरवेंशन करना है मुझे, तो इट शुड स्टार्ट फ्रॉम द गट। अगर आज की डेट में 2026 में आप अपने बच्चे का अर्ली इंटरवेंशन करते हैं, तो ये जो 2026, 2027, 2000 ऐसा लिखा है, ऐसे नहीं चलना। मतलब यू हैव टू गो स्टेप वाइज। फर्स्ट यू हैव टू टेक केयर ऑफ द गट ऑफ योर चाइल्ड। आपके में से यू कैन इवन हाइड योर फेस नाउ इफ यू वांट, ओके। सो among you three, how many children were breastfed? मैं ब्रेस्ट फीड कितने बच्चों? ऑस्ट्रियम तो कर रहा था। थ्री एज मतलब तक। ज्यादा नहीं, 9 मंथ तक। रेखा, आपका बाबू till what age did he get breastfeeding? एक्सक्यूज मी, मैं नहीं समझ पाई। माँ का दूध बचपन में आपके बच्चे को मिला, रेखा? एक्चुअली आपका म्यूट है, कोई बात नहीं, आप मुझे बाद में बता देना, इट्स ओके। सो आप देखोगे कि जिस बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग हुई है, चांसेस है वो बच्चा वर्बल रहेगा। ओके, इसमें किसी की गलती नहीं है। बिकॉज ऑफ डिफरेंट मेडिकल रीजंस कुछ बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो पाता है। उसके हजारों रीजंस है, मदर में कुछ रहता है या बच्चे में कुछ रहता है, एक्सक्यूज मी वगैरह। मैम। हाँ रेखा बोलिए। नो मैम, मेरे बेटे ने ब्रेस्ट फीडिंग नहीं की, 1 मंथ ही की है। 1 मंथ ही किए, उसके बाद उसने खुद छोड़ दिया? नहीं मैम, एक्चुअली हॉस्पिटल वाली नर्स ने बोल दिया मुझे, आप पंपिंग करनी बंद कर दो, आप बीमार हो जाओगे। तो मैंने जैसे पंपिंग करनी बंद कर दी, पंप से निकालते थे, तो वो फिर आया ही नहीं दूध। और हाँ हाँ, फिर मैं समझ। ऐसे ही रह गया बच्चा। बहुत बहुत बैड नैरेटिव है। और अच्छा, वैसे पंपिंग वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करता था, डायरेक्ट डायरेक्ट सकिंग नहीं करता था? बहुत कम करता था मैम। मेरी बेटी ने भी नहीं की, मेरे दोनों बच्चों ने ही नहीं की मैम। मेरी बेटी 11 ईयर की है।
अच्छा, लेकिन जो छोटा वाला है, जो न्यूरो डाइवर्स है, वो उसका स्पीच है, क ब ग ये सब बोल सकता है? हाँ जी मैम, बैबलिंग में सारे वर्ड है, विदाउट ओ, अंडरस्टैंडिंग। ओके, ये बहुत अच्छी बात है। वरना जो बच्चा ब्रेस्ट फीड नहीं करता है, चांसेस आर वो बच्चे, उनका स्पीच डेवलपमेंट में इश्यूज हो जाता है। ठीक है, ये मैं बताऊंगी कहाँ पे, आज थोड़ा सा बताऊंगी, बट दिस इज रिलेटेड टू प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन। ओके, नाउ ओके। अगर आज आप, मैं बेस्ट फीडिंग क्यों बात कर रही हूँ, जब बच्चा सिजेरियन डिलीवरी नहीं होती है, रेगुलर नॉर्मल डिलीवरी होती है, तो माँ के उस पैसेज से जब बच्चा निकल रहा होता है, वजाइनल डिलीवरी होती है, तो माँ के गट में जो गुड गट बैक्टीरिया है ना, वो बच्चे के थ्रू आता है, वो बच्चे में आता है। जो वजाइनल पैसेज से जब बच्चा निकलता है, तो उसमें माँ के सारे गुड बैक्टीरियाज ऑलरेडी होते हैं, ये रिसर्च बोलता है। ओके, और उसके बाद जब ब्रेस्ट फीडिंग होती है, तो उसके बाद और भी माँ के बॉडी से जो गुड गट बैक्टीरिया है, वो बच्चे में पास होता है थ्रू मिल्क। इसीलिए आप देखोगे, जब हम नए 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 मदर्स थे, तो बोला जाता था कि तुम जो खाओगे वैसे ही बच्चे में, अगर अगर हम बीन ज्यादा खा लेते थे, अगर हम लोग हरी सब्जियां बहुत ज्यादा खा लेते थे, तो बच्चे को ग्रीन पॉटी होती थी, जबकि हम तो सिर्फ दूध पिला रहे हैं। ऐसा आपने नोटिस किया है? मतलब मेरे पे यस काफी मैम। रेस्ट्रिक्शंस था, और मैंने ये नोटिस भी किया था। मैंने बीन्स खाया तो मेरा बच्चा मेरा दूध पी रहा है, लेकिन उसको ग्रीन पॉटी हो रही है। आई वॉज अमेज्ड। हाँ ओके, जी मैम, ऐसे तो होता है। हाँ, होता है, बिकॉज माँ के दूध से वो जो बैक्टीरिया जो जो डाइजेस्ट करता है उस चीज को, वो सारे, और न्यूट्रिएंट्स भी पास होते हैं बच्चे के दूध में। और इससे बच्चे को ग्रीन हो रही है, ब्लू हो रही है, जिस तरह की पॉटी है, उससे कोई मतलब नहीं है। ऑल आर गुड, ऑल कलर्स ऑफ पॉटी इन द चाइल्ड इज गुड इफ देर इज नो ब्लड। ओके, चलो। सो इससे ये सारी चीजें समझ में आता है कि एक छोटा सा नवजात शिशु, अ वेरी स्मॉल चाइल्ड, न्यू बॉर्न, हिज गट बिकम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज फॉर हिज डेवलपमेंट। ठीक है, हमारे गट में, गट पेट को नहीं बोलते हैं, गट किसको बोलते हैं? गट बोलते हैं इंटेस्टाइन्स। इंटरेस्टिंग। हाँ, गट इज द इंटेस्टाइन, गट पेट को नहीं बोलते, पेट में सिर्फ डाइजेशन होता है, स्टमक ओनली डाइजेशन हैपेंस, राइट? बट इन योर गट, द स्मॉल इंटेस्टाइन, there that is where all the good bacteria are there, where the assimilation happens, मतलब डाइजेशन ऑल्सो हैपेंस, एंड न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करना स्टार्ट होता है, तो उसको बोलते हैं गट। वहां से आपने बहुत बार सुना होगा गट ब्रेन एक्सिस, गट ब्रेन एक्सिस, बहुत आपने गूगल किया होगा, या फिर ऑटिज्म में जब आप बच्चे डिटेक्ट होते हैं तो हमें बहुत सुनाया जाता है। सो इट इज दैट our gut, the small intestine is actually has connections with the brain. Okay, network, literally nerves connected होते हैं from gut to brain। हमारा, जैसे बोलते हैं ना, you are what you eat, जैसा कौर वैसा दौर, आपने सुना है ये प्रोवर्ब्स? यस मैम। what you eat, यस मैम। that is how you behave। हम अगर तामसिक फूड खाते हैं तो हमारी तामसिक तामसिक भावनाएं आती है, सात्विक फूड खाते हैं सात्विक भावनाएं आती है। ये सब कहाँ से बोला जा रहा है? एक्चुअली साइंस हैज प्रूव्ड कि हम जो खाते हैं, 80%, 90% of the serotonin, 90% of all the neurotransmitters are manufactured in the gut। वो जो हैप्पी हॉर्मोन्स होते हैं ना ब्रेन में, जो डेवलपमेंट करते हैं, डोपामिन, सेरोटोनिन, ये बनता कहाँ है बॉडी में? ये बनता है गट में, लिवर में। ये बनता है कुछ, आई थिंक कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स बनते हैं किडनी में। तो हम जो खा रहे हैं, उस फूड का जो एसिमिलेशन हो रहा है, उस फूड में जो जो चीजें हैं, और पेट में जो जो गुड बैक्टीरिया है, उसी से डिसाइड होता है कि कौन कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स ब्रेन वाले हमारे गट में बन रहे हैं, और वही सिर्फ ट्रांसफर होते हैं। तो अगर एक छोटा बच्चा जो है, आई कम टू दिस चार्ट। ओके, दिस इज अ पिक्चर दैट आई टेकन फ्रॉम द नेट ओनली। इसमें बोला जा रहा है, द वेरी फर्स्ट 1000 years, पहले 1000 दिन बच्चे का जन्म, तो साल में कितने दिन होता है? 350, 360, 365। 356 days, यस मैम। ना, 356 days। सो ओके। 1000 दिन कितना हुए? लगभग 3 साल, ओके। राइट? और आप देखोगे यस ये मैम। सारे ऑटिस्टिक बच्चे
इनमें से कई बच्चों ने नॉर्मल बच्चे की तरह बिहेव किया है 1.5 से 2 साल तक। उसके बाद 2 साल से 3 साल के बीच इनका रिग्रेशन होता है। कितनों के स्पीच चले जाते हैं, कितनों के बिहेवियर में इश्यूज आते हैं, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, कितने में सेंसरी इश्यूज आ जाते हैं। क्यों? ये जो पहले 1,000 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें आप देखोगे कितनों के बच्चों को एंटीबायोटिक पड़ी है। मेरे बेटे को पड़ी है, उसको रिपीटेटिव ईयर इन्फेक्शन होता है, तो उसको पहले 1,000 दिन में बहुत एंटीबायोटिक हमने दिया है। हाँ ये जी एक मैम, मैंने भी Okay. दिया। कड़वी सच्चाई। थ्रोट एवरी इन्फेक्शन के कारण। Yes, every dose of antibiotic flushes out 90% of the gut bacteria. आप जब भी एक डोज ऑफ एंटीबायोटिक लेते हैं ना, आपके गट बैक्टीरिया का 90% गट अच्छे बैक्टीरिया मर जाते हैं। ये एंटीबायोटिक का काम है। तो क्या हम एंटीबायोटिक नहीं ले? नहीं। कोशिश करेंगे बच्चे को पहले 1,000 दिन, उसके जन्म से 1,000 दिन, द फर्स्ट 1,000 डेज ऑफ अ चाइल्ड, ये अब हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है आगे के लिए। तो जब भी हम एंटीबायोटिक देते हैं, उसका गट बैक्टीरिया फ्लश आउट हो जाता है। तो अब उस गट बैक्टीरिया को वापस रिप्लेनिश करने के लिए, वापस लाने के लिए, या तो माँ का दूध दिया जाए या फिर प्रोबायोटिक रिच फूड दिया जाए। अब उतना छोटा बच्चा तो और कुछ खाता नहीं है। हमारे में अन्नप्राशन होता है 6 महीने में, Yes, राइट? ma'am. 6 महीने के Yes. पहले अन्न नहीं देते हैं। तो द चाइल्ड सोल सोर्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ गट बैक्टीरिया इज थ्रू मदर्स मिल्क। तो अब आप रिलेट करना, मुझे बताने की जरूरत नहीं है इसमें कहीं कमी हुई है कि नहीं। अगर कमी हुई है तो अब हमें उस पर काम करना है। ह्यूमन बॉडी एक ऐसा है ना, जिस चीज में देरी हो गई है, कुछ काम करो तो थोड़ा फायदा हो जाता है, अगर बाद में भी काम करो। ठीक है, हमको इसके लिए होपफुल रहना है। सेकेंड इज ब्रेस्ट फीडिंग हो गया। अब सी दीज आर दी पोस्ट नेटल फैक्टर्स। किस किस फैक्टर के कारण डेवलपमेंटल डिलेज हुआ है। अब आपने बोला था बड़ी वाली बेटी भी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं की, लेकिन वो तो न्यूरोडाइवर्स नहीं है ना रेखा? वो तो नॉर्मल है, वो तो यस न्यूरोटिपिकल मैम। है, उसने भी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं किया। तो उसमें ये जो ऑटिज्म वाले जीन्स है, वो डोमिनेटिंग है। ठीक है, छोटे वाले में, आपके छोटे वाले में ये डोमिनेटिंग था। जब वो डोमिनेटिंग था और ये सारी चीजें हुई, तो उसमें न्यूरोडाइवर्सिटी आ गई। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? सिर्फ जीन्स होने से नहीं होगा, ये सारी चीजें प्लस जीन्स, तब हो सकता है, मोस्टली देखा गया है कि मैनिफेस्टेशन हो जाता है। अब आप ये देखो एनवायरमेंट, ये पिक्चर में आपको दिख रहा है एनवायरमेंट। आई नो आप लोग बहुत सारे फोन से ज्वाइन कर रहे हो, कोशिश करना कभी Okay. किसी सिस्टम में भी देख लेना एनवायरमेंट। व्हाट इज दिस एनवायरमेंट? हम जो खाना खा रहे हैं, हम जो हवा इनहेल कर रहे हैं, ठीक है, स्ट्रेस इन द हाउस। मॉडर्न डेज के कारण नए पति पत्नी ज्यादा झगड़ा करते हैं, बहस तू में ज्यादा होती है। वर्क लाइफ में बैलेंस रखने के लिए हस्बैंड जो बाहर जाते हैं, या फिर वाइफ्स भी जो जहां बाहर जाती है काम पे भी काफी स्ट्रेस है। आप सोच के देखो, जो भी बाहर काम करने जा रहा है, बिकॉज ऑफ जो भी वर्ल्ड में चल रहा है, उसके कारण हमारे काम पे भी बहुत इफेक्ट हुआ। एक एक पैसा कमा के लाने में काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। ये सारा स्ट्रेस जो है ना, वो या तो फादर घर पे लाए स्ट्रेस, या मदर ऑलरेडी स्ट्रेस्ड हो। तो आप और हम, अगर स्ट्रेस होता है ना, तो हमें कॉर्टिसोल रिलीज होता है। कॉर्टिसोल इज द स्ट्रेस हार्मोन। तो जब हम स्ट्रेस रहते हैं, हम खुद को समझाते हैं, कोई नहीं, अब टाइम खराब चल रहा है, क्या ही कर सकते हैं, किस्मत, अपने आप को समझाते हैं। हमें पता है हम स्ट्रेस कैसे हैंडल कर सकते हैं, राइट? लेकिन वो जो बच्चा माँ के पेट में पल रहा है, माँ 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 के अंदर जब कॉर्टिसोल होता है, वही कॉर्टिसोल वो बच्चे के खून में भी जाता है। लेकिन माँ को पता है वो कॉर्टिसोल्स कैसे लेना है, लेकिन उस बच्चे को, नवजात जो फीटस है, उसको नहीं पता वो कॉर्टिसोल्स कैसे लेना है। वो छोटा सा बच्चा जो माँ स्ट्रेस्ड है, उस बच्चे में भी वो स्ट्रेस आता है, लेकिन ही हैज नॉट, द चाइल्ड डजंट हैव अ, द द फीटस इन द स्टमक डजंट हैव अ वर्किंग ब्रेन। उसमें डेवलप हो रहा है, पूरी बॉडी डेवलप हो रही है, उसके कारण उसके इंटरनल वायरिंग्स थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं। वन ऑफ द रीजंस, ये बच्चा न्यूरो डाइवर्स, ऑटिस्टिक बनने की कगार पे चला जाता है। Stress in the mother's body. What is the environmental stress?
हम लोग जो भी खा रहे हैं सब कुछ बहुत अच्छा नहीं है ना। सब कुछ पोल्यूटेड है, सब चीज में पेस्टिसाइड्स है। पहले हम गाना सुनते थे, कोई गाता था हम सुनते थे, आज से 1 साल, 100 साल पहले। उसके बाद सारे रिकॉर्डिंग आ गए, हम कभी भी गाना सुन सकते हैं। उसके बाद आ गए ईयरफोन्स, कान में डालो सुनो, तो वो कान पे एक इफेक्ट इफेक्ट कर रहा है। उसके बाद आ गया ब्लूटूथ, हर वक्त ब्लूटूथ ऑन रहता था। उसके बाद आ गया वाईफाई। वाईफाई इज सो बैड कि आप और हम अगर वो एक दो वीडियोस दिखाते होंगे ना, कि जब नजदीक लाते हो, फोन के पास जाते हो, तो वो सिग्नल्स का कितना ज्यादा स्ट्रेंथ होता है, वो सिग्नल इतना स्ट्रांग होता है कि ब्रेन को फ्राई कर दे। तो आप सोचो, जब हम प्रेग्नेंट होते हैं, हम सोए रहते हैं, हमारे बगल में अगर फोन रहता है, वो हमें इतना इफेक्ट कर रहा है, तो फीटस को कितना इफेक्ट करेगा। आई नो, ये हो चुका है। जितने भी पेरेंट्स ये सुनेंगे वीडियो, आई नो, इस दिन के बाद शायद आप सोचिए कि क्या क्या हुआ था। ये नहीं सोचना है क्या क्या हुआ था और वहां पे बैठे रहे। क्या क्या हुआ था वो नोट डाउन करना है, अब क्या करें ये लिखना है। हम सबका ऑलमोस्ट पहला 1,000 दिन बीत चुका है। ठीक है, पहला एटलीस्ट 600-800 दिन तो बीत चुका है। करना क्या है, इफ यू कैन कंटिन्यू द ब्रेस्ट फीडिंग, क्योंकि आप तीनों नहीं हो ना, और भी पेरेंट्स सुनेंगे ये रिकॉर्डिंग को। इफ यू कैन कंटिन्यू द ब्रेस्ट फीडिंग एटलीस्ट टिल द एज ऑफ 3, इफ यू कैन। अगर होता ही नहीं है तो फिर क्या कर सकते। सेकेंड, आज से आप बोलोगे कि छोटे बच्चे ना खाते नहीं है, उनका फीडिंग का बहुत इश्यू रहता है, ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, वो नहीं खाते, ठीक है। तो 100 years बैक भी बच्चे होंगे जो नहीं खाते होंगे। उनकी मदर्स के पास तो चिप्स नहीं होता था, कुकीज नहीं होता था, वो क्या करते थे, है ना। आपने सोच के देखा है, हमारी दादी के पास तो नहीं होता था, उनके तो 8, 10, 12 बच्चे रहते थे, तो वो क्या खिलाते थे, जो खाना घर में अवेलेबल है वही। सो ऑल योर चिल्ड्रन till the age of 5, they should have only homemade garma garam food. I'm not putting a pressure on mothers. Father cook, keep a cook, whatever. जो आप खाते हैं वही बच्चे को खिलाइए। दाल चावल रोटी सब्जी, ये मत सोचिए मॉडर्न स्कूल में। आजकल हम मॉन्टेसरी में जब बच्चे को भेजते हैं, 3 साल का बच्चा जब जा रहा होता है, मॉन्टेसरी एक फूड चार्ट देता है। इस दिन पोहा भेजो, इस दिन इडली हम्म। भेजो, क्या आपने नोटिस किया है। और जब मेरा यस मैम। बच्चा, यस, मेरा बच्चा जब जाता था तो वो लोग बोलते थे आप कुकीज दीजिए, वो कुकीज खा लेगा। मैंने बोला नहीं, वो भूखा रहेगा, मैं कुकीज नहीं दूंगी। आप मुझे फोर्स क्यों कर रहे हैं मैं मेरे बच्चे को जंक फूड खिलाऊं। आप सोच के देखो। और वो सारा पूल पार्टीज होता है, बर्थडे पार्टीज होता है, तो लोग वही सस्ता वाला मंच, 2 रुपए वाला, 5 रुपए वाला मंच एक दूसरे को पैक, वो रिटर्न गिफ्ट में देते हैं। एक डेयरी मिल्क डाल के देते हैं, कुकीज देते हैं, वो पेस्टिसाइड से भरा हुआ, प्रेजर्वेटिव से भरा हुआ वो 5 रुपए का केक देते हैं। आपने नोटिस किया है, क्योंकि जब छोटे बच्चे होते हैं ना, तो सारा एक्टिविटी फूड से रिलेटेड कराते हैं मॉन्टेसरीज में, स्कूल्स में, और उसमें सारे ये पैक्ड फूड रहता है। अब बच्चा को एक बार भी ये टेस्ट आ जाता है तो वो घर की दाल चावल खाएगा ही। सोचे, तो जब आज से 1,000 साल पहले, 100 साल पहले ही सोच लो, जब कुछ नहीं था, तो वो क्या ही खिला सकते थे, लो बेटा गुड़ खा लो थोड़ा। चीनी तो उस वक्त था भी नहीं, अगर मिठाई खिलाना होता था, राइट। सो ऑलवेज, इवन इफ योर चाइल्ड इज हंग्री, ट्राई टू गिव, इज नॉट ईटिंग, ट्राई टू गिव ओनली होममेड फूड। टीदर आजकल देते हैं ना, टीदर वाला टीदर, बीपीए यस फ्री। मैम। हाँ, हाँ। हम हाँ। जब छोटे थे तो हमें दिया जाता था खीरा, हम्म। चुकंबर, कैरेट्स। यस। हाँ, जब हम छोटे थे, मैं कलकत्ता में रहती हूँ, जब हम छोटे थे तो हर 100 मीटर पर ना यहाँ पे बिहारी भुजा वाला बैठता था। वो रोस्ट करके चना बादाम, ममरा, ये सब बेचता था। अब वो सारा हट चुका है। अब बिकता है मोमोज, बिरयानीज, रोल्स, राइट नाउ। वो सारे जो क्रंची चने होते थे ना, वो सारे स्पीच डेवलपमेंट में हेल्प हेल्प करते थे। आजकल हम बोलते हैं बच्चा चोक हो जाएगा, चोक हो जाएगा, आपने नोटिस किया है। चोक करने का वीडियो दिखाते हैं, विदेशों में चोक होने वाला वीडियो दिखाते हैं। बच्चा के गले में कुछ अटक गया, फिर उसको ऐसे ऐसे करके हम्म। एक ऊपर होता है और निकालते हैं। तो आप और हम भी तो चोक होते थे। तो बच्चे के ये फूड पाइप के हिसाब से अप्रोप्रिएट फूड
मतलब ये नहीं बोल रहे कि जब मैं अब मैंने बोला हम टीदर नहीं यूज करते थे, खीरा दे रहे हैं आप अपने को, बच्चे बच्चे को दे दो, आपका बच्चा चबा ले और उसको ये हो जाए, मतलब गले में अटक जाए। आई एम ट्राइंग टू से try to give homemade food and different texture of food. Crunchy food is very important for not just speech development. To continue talking, मेरा बच्चा बातें तो करता है लेकिन खुद से बोलता है, मैं पूछूं तो नहीं बोलता, है ना। ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों में आता है ना, मेरा बच्चा बातें तो करता है, खुद से बड़बड़ाता रहता है, सारा स्पीच है, क ख ग बोलता रहता है, लेकिन जब मैं पूछती हूँ तब नहीं बोलता नहीं नहीं वो। कुछ। अब आप सोचो, मैं एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पे फायर है, आपको नहीं पता फायर क्या होता है, तो आप क्या करोगे, टच करोगे, जल जाओगे। उसके बाद आप कभी फायर को टच नहीं करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, फायर को दूर से ऑब्जर्व करोगे, लेकिन आपको पता होगा कितने दूर से फायर को देखना है, एक कैंडल को। ठीक है। तो जब बच्चा क्रंची फूड खा रहा होता है, इट इज ऑल्सो अ ब्रेन ट्रेनिंग कि इस सर्टेन टेक्सचर ऑफ फूड जब दांतों के बीच आए तो आपको कितना प्रेशर डाल के उसको क्रश करना है। सोचा है आपने। तो जैसा स्टिमुलस आए उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करना है, ये ब्रेन सीखता है। ये खाने में क्वेश्चन, बातें करने में क्या हुआ, जब मैं उसके पास जाऊं झुक के, आंखों में आंखें डाल के प्यार से पूछूं व्हाट इज दिस, तब बच्चा स्टिमुलेट होगा, उसका ब्रेन हैप्पी होगा, उसका ब्रेन चाहेगा कि मैं कुछ रिस्पॉन्ड करूं। दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ब्रेन ट्रेनिंग जो आप बचपन से स्टार्ट करते हैं थ्रू फूड। 5 की एज तक कितने बच्चे हैं जो वो मैश्ड फूड खा रहे होते हैं मिक्सी में, अब उसके ब्रेन को पता ही नहीं, मुंह में खाना गया कर दिया, उसको पता ही नहीं डिफरेंट टेक्सचर ऑफ फूड जब आता है। तो जब आप चबाते हैं ना, आप सिर्फ दांत यूज नहीं करते हैं, आप अपने टंग से यू फर्स्ट टेक द फूड टू द लेफ्ट, then you take the food to the right, then again you take the food to the left, and then you lift your tongue to gulp everything down. This also helps in not just speech development, to stimulate, to talk. जब हम बहुत उदास रहते हैं, गुस्सा रहते हैं, स्ट्रेस रहते हैं, हम ज्यादा बात नहीं करना चाहते, लेकिन जब मुझे इरिटेट करने वाला पर्सन सामने हो तो हम अपनी सारी भड़ास निकाल लेते। दैट पर्सन becomes the stimulus for me to talk, to yell, to shout, take everything out. Okay? Coming back to the point, आपका अर्ली इंटरवेंशन में आपका बच्चा जिस किसी एज में हो, 2 साल का हो, 4 साल का हो, 5 साल का हो, 8 साल का हो, योर इंटरवेंशन शुड स्टार्ट विथ गट का क्या हालत है, हाउ इज द गट, what is the child's food habit, is he digesting all kinds of food according to his age. Okay, a small child can chew small morsels of roti, small pieces of roti. A 1 year old, 1.5 year old, a 2 year old can break roti and chew. अगर आपका बच्चा ये सब नहीं कर रहा, आप उसको स्कूल में डालो, ओटी में लेके जाओ, कोई फायदा नहीं, पहले ये सब कराओ। अब आप बोलोगे मैम ओटी वाले ही सिखाते हैं रोटी तोड़ना, ऐसे, तो ये कराने के लिए आप कहीं जा रहे हो तो घर में भी करो ना। आप जब घर में भी कराएंगे, बच्चा ऐसे करना सीख रहा है, एक पेपर से रोटी वाले कराते हैं ना रोटी तोड़ने को, एक ऐसे ऐसे पकड़ाते हैं पेपर को, ऐसे ऐसे कराते हैं, आपके छोटे वाले बच्चे हैं उनको ऐसा कराते होंगे। ठीक है। तो जो बच्चा ऐसे करना सीख रहा है, ये ओटी में ही जाके हो जरूरी नहीं है, आपको घर में प्रैक्टिस कराना है, पहले इससे, फिर लिटरली रोटी के साथ। अब बच्चा अगर 8 साल की एज तक इसी को करता रहेगा और कोई उसको रोटी नहीं देगा घर में, तो उसको पता कैसे चलेगा ये एक्टिविटी मुझे एक्चुअली खाते वक्त करना है। What I'm trying to say is, you start all the activities जो बच्चा नहीं कर रहा है। अगर बच्चा खुद से खा नहीं रहा है, आप पहले उसी में फोकस करो। बच्चे की पॉटी ट्रेनिंग, आपके बच्चे की पॉटी ट्रेनिंग कैसी है रेखा, आई थिंक हो चुकी है ना। नहीं मैम, इसको खुद नहीं पता लगता, अभी मैंने वैसे करता पोर्ट पे ही है पोटी, लेकिन इसको खुद नहीं पता अभी पोर्ट पड़ा है, अभी मैंने जाना है, मैं लिख के जाती हूँ तो ये भागता नहीं है, बैठ के कर लेता। ओके, और तनुश्री व्हाट अबाउट यू, वेरी गुड वेरी गुड।
मैम वो पोटी कर लेता है, सुसु भी कर लेता है। वेरी गुड, वेरी। और वो आप मुझे बाद में बता देना भैया आपका बेटे का क्या है। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अब ये एस्पेक्ट जो है ना, ये थोड़ा सा डाइसी है। क्योंकि आ, जब आपने बोला ना वो पॉटी जा खुद भी कर लेता है, जाता भी, यानी उसका काफी प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन नॉर्मल हुआ है आप दोनों के बच्चों का। इसीलिए यस मैम। उसको इंट्रोसेप्शन हो पाता है, उसको वो फीलिंग, वो जो प्रेशर होती है ना, प्रेशर ऑफ पॉटी, आपका बच्चा फील कर पाता है। रेखा आपका वाला नहीं कर पा रहा है, तो आपके बच्चे के लिए कुछ प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन एक्सरसाइजेज है, वो स्टार्ट करना मैम पड़ेगा। मुझे फेस एक्सप्रेशन से ही मतलब आइडिया हो जाता है और मैं इसको पोर्ट पे बिठा देती हूँ। वेरी गुड। अच्छा अच्छा, यानी वो अभी एक्सप्रेस बताता कर रहा है। नहीं है। यानी हाँ, बताता नहीं है वो, मतलब बोलता नहीं है, लेकिन उसके चेहरे से पता चलता है, यानी उसको खुद भी प्रेशर आ रही है, वो उसको समझ में आ रहा होता है ना। उसको ये नहीं पता कि मुझे प्रेशर जो आ हाँ रही है, जी। इसके लिए मुझे पॉटी पे जाना, राइट। ओके। इरिटेट भी होने लग जाता है मैम। हाँ, ये वो नहीं पता भी मैंने जाना है और चेहरे, पोटी स्टैंड पे बैठना है। हमारे जो छोटे वाले बच्चे इरिटेट होते हैं या गुस्सा होते हैं, इसका तो आप टेंशन ही मत लो। अ चाइल्ड हु इज गेटिंग इरिटेटेड नोज हाउ टू एक्सप्रेस। एक बच्चा जो रो रहा है, उसको आता है मुझे रोने रोने, मैं रोऊंगा तो मम्मी आएगी। एक बच्चा जो गुस्सा कर रहा है, एक बच्चा जो मार रहा है, ये 2 से 4 साल की एज में बोल रही हूँ मैं, हाँ, उससे बड़े नहीं। उसके बाद वो दूसरा केस हो जाता है। लेकिन 4-5 साल की एज तक जो बच्चा किसी भी तरह का एक्सप्रेशन दे रहा है, ऑल आर गुड एंड ऑल आर ग्रोथ, ये नॉर्मल है। शिष्टाचार बाद में सिखाएंगे, पहले आचार तो सिखाए। भाई तुम आचार आचरण करो, एक्सप्रेस करो, बोलो, कुछ तो करो, फिजिकली करो, मुंह से बोलो, गुस्सा करो, एक्साइटेड हो, खुश रहो, दुखी रहो, एंग्री रहो। ऑल एक्सप्रेशंस आर ग्रोथ फॉर द ब्रेन। ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक, द वेरी फर्स्ट स्टेज, एट वट एवर एज आप बच्चे का इंटरवेंशन स्टार्ट कर रहे हैं, आप देखिए उसकी डाइजेशन सही है कि नहीं। आप देखिए उसका, वो हर तरह के फूड एज अप्रोप्रिएट ले पा रहा है कि नहीं, वो च्यू कर पा रहा है कि नहीं, और अपना फूड वो आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि ये मेरा फूड है, हाँ मैं ये खाता हूँ। पेपर देख के ये नहीं पेपर चबाने लगे। तो यानी उसको अपना फूड, ईटेबल्स एंड नॉन ईटेबल्स में डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर एक पेपर, एक प्लेट में 4 पेपर के टुकड़े रखे हो और एक प्लेट में 4 बिस्किट रखा हो, तो आपका बच्चा फूड को आइडेंटिफाई करना जाने कि हाँ मुझे कुकीज उठा के खाना है, ना कि पेपर। दैट्स इट। ये अर्ली इंटरवेंशन है गट का। अगर ये है ओके, अगर नहीं है तो आपके कुछ मेजर्स होते हैं। देर आर फ्यू मेजर्स दैट यू नीड टू टेक। प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स, ये मैं नहीं बताऊं, ये डॉक्टर्स देते हैं। ओके। Prebiotic enriched formulas or enriched food. What is difference between probiotic and prebiotic? Prebiotic is the food for probiotics. Probiotic बैक्टीरिया होता है, राइट। दही, दही में अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं, राइट। लेकिन प्रोबायोटिक इज द मिल्क, जो दूध जिसमें उस दही को जमाया गया। प्रोबायोटिक फूड ऐसे मैम आपका फूड। साउंड नहीं आ रहा है कि मेरा कुछ हो? आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? हाँ नहीं जी, आ मैम रही है। आपका आवाज नहीं आ रहा हाँ है। जी मैम, आ रही है। मेरे मोबाइल आ में रही है। कुछ प्रॉब्लम। नहीं, आ रही, आ रही। तनुश्री, you change your earphone. Check your एक्सक्यूज earphone. मी मैम। हाँ रेखा बोलिए। मैम जैसे मतलब कई थेरेपिस्ट लोग बोलते हैं, हमने पहले होम प्लान लिया था, उन्होंने हमें बोला था वीट और ये दूध दही पनीर ये बच्चे का बंद कर दो। क्या इन चीजों को बंद करने से बिहेवियर चेंजेस होते हैं मैम? एक्चुअली प्रोसेस है, आपके बच्चे का क्या बोलते हैं, टेस्ट हो, ब्लड टेस्ट हो, स्टूल टेस्ट हो। स्टूल टेस्ट से पता चलता है बच्चा कौन कौन से फूड डाइजेस्ट कर पा रहा है, नहीं डाइजेस्ट कर पा रहा है। और भी अगर उसके ब्लड टेस्ट से पता चलता है उसमें टॉक्सिसिटी है कि नहीं वगैरह। स्टूल टेस्ट जब ओके। होता है ना, मोस्टली, तो उससे पता चलता है कि बच्चा कौन सा डाइजेस्ट कर पा रहा है। अब हम इंडियंस हैं, हम तो बिना टेस्ट किए ही बता सकते हैं हमारा बच्चा कौन सा डाइजेस्ट कर सकता है। तो आप देखो, मिल्क वगैरह खाने से आपके बेटे में हाइपर एक्टिविटी या तो बढ़े, या फिर वो सेल्फ लाफ बढ़े, खुद से वो हंसते रहते हैं ना। उसको मैं कभी मीनिंगलेस कभी, हाँ लाफ जी। नहीं, उसको मैं मीनिंगलेस लाफ नहीं बोलती, क्योंकि वो मीनिंगलेस नहीं होता है, उसका कुछ मीनिंग होता है। तो वो जो हंसते हैं,
या फिर उनको गैस बनती है, या फिर उनको इनडाइजेशन होता है, या पेट खराब होता है, आप देखो मिल्क अगर आप चॉप ऑफ करो, मिल्क हटा दो, फिर देखो। मैं मिल्क एकदम बंद करने के लिए रिक्वेस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि आप अगर मिल्क बंद कर रहे हो तो मेक श्योर ये जो बढ़ती उम्र है ना, उसको सारे कैल्शियम और विटामिन सारे मिलने हाँ जी, चाहिए। हाँ। अगर आप मिल्क हाँ हटा जी। रहे हो तो मेक श्योर आप उसके सारे सप्लीमेंट्स दो, या तो हाँ जी। मेडिसिन हाँ। को दो, या फिर कुछ। अब हमें सेसमी में भी कैल्शियम होता है, लेकिन हम तेल ज्यादा यूज ही नहीं करते इंडियंस, सिर्फ त्योहारों में यूज करते हैं, जबकि चाइनीज थोड़ा हर चीज बच्चों के इसमें लिए। डालते हाँ जी। हैं, है ना। तो मैं यही बोल रही हूँ। और मैम अब वीट। हाँ, वीट, वीट मेरे बच्चे को इफेक्ट करता है, क्योंकि मेरा बच्चा जब वीट ज्यादा खाता है, जैसे उसको रोटी और पराठा बहुत पसंद है, हम बिहारी हैं, हम बहुत पराठा रोटी खाते हैं, पूड़ी खाते हैं, मेरे लेकिन बेटे को भी पसंद है। मेरे बेटे का मैंने वीट रिस्ट्रिक्टेड रखा है, बिकॉज वीट ऐसे भी किसी भी इंडियन जीन्स में इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। अगर आपका बच्चा हाँ जी। डाइजेस्ट भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, आप देखोगे वो लेथार्जिक ज्यादा रहेगा, हाइपर एक्टिव ज्यादा रहेगा। लेथार्जिक मतलब हर वक्त पड़ा रहेगा, और अगर आप उसको कहीं छोड़ दो तो घूमता रहेगा, हाइपर एक्टिव रहेगा। दोनों ही एक्सट्रीम्स रहेगा, वीट खाने से ही ज्यादा होता है। मेरा बेटा का मैं जब हफ्ते में सिर्फ 2 दिन वीट देती हूँ, और जवारी वाला, जवार, रागी, ये सब डाल के, मिलेट्स डाल रागी। के सब देती हूँ। हाँ, हाँ तब जी। वो उसका सिस्टम सही रहता है। तो उसके लिए मैं ये फॉलो करती हूँ। मेरे हस्बैंड जो 50 इयर्स के हैं, उनके खाने में मैंने जब वीट कम करके जवार स्टार्ट कर दिया, वो जो शाम को टायर्ड होके आते थे, वो टायर्ड होना बंद हो गया। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। तो ऑफ कोर्स डेयरी, बहुत ज्यादा डेयरी, बहुत ज्यादा वीट होना ही नहीं चाहिए हमारे फूड। ये तो नॉर्मल मैम हाँ किसी जी। बॉडी बिल्डर भी बोलता है। ये सर, आई थिंक मैम आपने बहुत देर से रेज करके रखा हुआ। हाँ, सॉरी हाँ सर, मैम। बोलिए। मैम एक ये प्रॉब्लम थी कि जैसे मेरा बेटा है 2.3 ईयर का है। मैम हम्म, जो चीजें उसको पसंद होती है उसको तो अच्छे से चुई करता है, बहुत अच्छे हम्म, से, ठीक है, हम्म, चाहे हार्ड से हार्ड चीज हो। बट जो चीज हम्म, उसको नहीं पसंद होती है, जैसे मैं दाल चावल खिला रहा हूँ, ठीक है, तो उसका वही मन होगा तो वो मुंह में रख के निगल लेगा। मैंने देखा है, हम्म। उसको चुई कम करेगा। नहीं, वो क्या चीज पसंद है जो च्यू करता है? जैसे मखाने खिला रहे हैं, डेट्स हम्म, खिला रहे हैं, ठीक है, हम्म। और कुछ उसकी फेवरेट चीज है कुछ भी, तो वो 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 चुई नहीं नहीं, करेगा। यहाँ पे वो पसंद की बात नहीं है। आप जब मखाना डेट्स देते हैं ना, वो एक सॉलिड आइटम है, बड़ा सा। उसके ब्रेन जी को पता है ये जब मुंह में जाएगा मुझे अंग अंग करके खाना है। जैसे आप चावल देते हैं, वो आप चम्मच से खिलाते हो या फिर हाथ से खिलाते हो? वो चिम्मच से। छोटे छोटे टेक्सचर वाले आपस में रहते हैं। आप एक काम करो, आप ऐसे स्टार्ट करो। अ, वो जो कढ़ी चावल होता है ना, नहीं मैम, कढ़ी जैसे चावल का। पराठे भी खाएगा, अगर पराठे भी खाने, पूरी भी खानी है, तो वो भी चुई हाँ, करके खाएगा, उसका मन होगा तो। हाँ, क्योंकि वो एक उसका ना, जो भी आप मुंह में डाल रहे हैं वो एक पर्टिकुलर शेप में है। जैसे जी राइस आता है ना, राइस फैल जी जाता है मुंह में। जी जी तो जी मैं बता जी रही हूँ, आप इसका उपाय करो। वो जो कढ़ी पकौड़ी वाली जो बड़ी होती है ना, पकौड़ी, जी जी उसके साथ आप उसको चावल मैश करो, और काफी सूखा सूखा रखो आप स्टार्टिंग में, इनिशियली। ज्यादा उसको जी लिक्विड ही मत बनाओ। ये आपके जी बेटे का ये चॉइस है। एक्चुअली जी उसका ये बन रहा है कि मुझे क्रंची चीजें और सॉलिड चीजें पसंद है। ठीक है। जी वो सिर्फ जी। जैसे वो चावल वाला टेक्सचर आता है ना, उसको समझ में नहीं आता क्या करना है, वो ओके। इनगल्फ कर लेता है। आप उसको पहले बॉल्स बना के, हम बंगालीज होते हैं ना, जब राइस खिलाते हैं ना बच्चे को, तो मैश करके फिर उसका बॉल्स बना देते हैं। ओके, यू विल जी हैव 8 बॉल्स ऑफ राइस, और उसको देते जी हैं। जैसे उसके मुंह में राइस का बॉल जाएगा ना, उसको समझ जी। जाएगा थोड़ा टेक्सचर है। 1 2 दिन, एक हफ्ता ऐसा आप करोगे, तो फिर राइस भी च्यू करने लगे। ये तो नो सेंसरी इशू, ये उसका बाय चॉइस है। मतलब उसको आप लोगों ने टेस्टी टेस्टी जो भी चीजें हैं, वो सॉलिड्स में खिलाई है, जो उसको पसंद आया है। जी मैम। मैम इससे ये बस गट्स इशू भी होता है? इससे का टिश्यू, जी। इससे जैसे का टिश्यू चुई नहीं मतलब कर क्या? रहा है तो उसके मतलब पचेगा हाँ नहीं हाँ, ठीक ऑफ से कोर्स, अगर। आप अगर च्यू नहीं करोगे, तो जी आपका वो फूड जो है ज्यादा देर पेट में लगेगा उसको डाइजेस्ट करने में। उसके कारण गैस फॉर्म होता है, और फ्लैचुलेंस ज्यादा हो जाता है, बस यही। मैम, इनडाइजेशन अनार ज्यादा। अनार अनार वो खाता है, अनार के दाने उसकी मतलब पॉटी के रास्ते से आते हैं, मतलब पूरे सॉलिड निकल साबुत जाते हैं, रहते। जी साबुत रहते हैं। जी तो आप उसको जी अनार वैसे मत दो, क्योंकि यार वो जी सब साबुत निकल रहा है ना अनार, तो वो जी च्यू भी नहीं जी कर रहा है, वो सॉलिड निकल जा रहा है, न्यूट्रिशन मिल नहीं रहा है।
जब तक वो च्यू करना स्टार्ट नहीं करता राइस, आप उसको जी ये अनार जो है, मेरा बेटा भी च्यू जब नहीं करता था, मैं उसको कॉर्नफ्लेक्स के साथ, कॉर्नफ्लेक्स थोड़े शेप टेक्सचर होते हैं, तो उसके साथ जी अनार देती थी कि वो कॉर्नफ्लेक्स चबाते चबाते उसके साथ अनार भी चबा देता। जी मैम। जब बट वो उसके ये मूड मेरे पे बेटे डिपेंड के करता साथ, है, मूड पे। मैम हाँ उसके हाँ, मूड पे डिपेंड करता है, कभी च्यूई करेगा इंटेलिजेंट कभी बच्चा नहीं करेगा। है, इंटेलिजेंट बच्चा है, नो प्रॉब्लम। ये सारे बच्चे सब इंटेलिजेंट हैं, जी मैम। बस इनका डेवलपमेंटल डिले हुआ है, तो उसको कैचअप करते हैं ना। हम हाँ हम जी मैम। कौन सा, हम सब आर्यभट्ट थोड़ी है। हम सब ने किसी न किसी तरह का ग्रेजुएशन किया है। कुछ लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, बाकी सब तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कुछ बिजनेस करते हैं। कितने लोग बिजनेस में फेल हो जाते हैं, तो जो बिजनेस में फेल हो जाते हैं वो वही रुक जाते हैं? नहीं, वो फिर ट्राई करते हैं। तो हमारे बच्चे में डेवलपमेंटल डिले हुआ है। ओके, जी स्टार्ट विथ मैम। गट, पेट को ठीक करें, उसके बाद प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन करें। प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन हुआ है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? अगर आपका बच्चा कॉर्नर व्यू करता है, अगर चीजें ऐसे लाला के देखता है, अगर स्पीच में प्रॉब्लम है। स्पीच में कैसे प्रॉब्लम है? प, ब, और एक होता है फ, व, क्लियर नहीं होती है ना? ये सब नगर हो, और चीजें च्यू करता है, या फिर हाइपर एक्टिव है, या फिर एक सिंपल योगा है ना, ऐसे करके लेफ्ट अप डाउन, ये करते वक्त उसके हाथ पैर ऐसे ऐसे हो रहे हैं। मैं आपको एक्चुअली ओरिजिनल नहीं बता रही हूँ, इसके टेस्ट होते हैं, वो किसी भी ओटिस्ट के पास जाओगे वो बता दे। ओके, लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ, अगर हाइपर एक्टिव है, इनडाइजेशन हो रहा है, उसको पोटी की फीलिंग नहीं आती है, कॉर्नर व्यूइंग ज्यादा है, ज्यादा चीजों से वो कान बंद कर लेता है, ये सेंसरी इशू कम है, पहले ये प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इशू होता है, यानी उसके रिटेन्ड इफ रिफ्लेक्सेस है। उसको पहले कुछ एक्सरसाइजेस होते हैं, वो 6 महीना साल भर जब आप कराओगे, आपके बच्चे के सारे रिटेन रिफ्लेक्सेस इंटीग्रेट हो जाएंगे। आई एम कमिंग टू दैट टॉपिक। ओके, द फर्स्ट इज गट। व्हाट यू डू इज यू चेक विथ माइक्रोबायोम, बच्चे का गट बैक्टीरिया कैसा है। ओके, बच्चे का पेट में गट का फ्लोरा कैसा है, मतलब इज इट गुड, तो वो डाइजेशन हर चीज की कर पाएगा। सेकेंड इज न्यूट्रिशन। बच्चे का ब्लड टेस्ट कराएंगे तो कितने बच्चों में आयरन कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है, विटामिन डी की कमी होती है। दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन एंड मिनरल्स। अगर बच्चे में कम एज में ये कम रहेगा, तो ब्रेन डेवलपमेंट में, बॉडी के डेवलपमेंट में हेल्प, ये प्रॉब्लम होती है। तो ये आजकल के पेडियाट्रिशियन जो ये विटामिन डी वगैरह लिखते हैं ना, दैट इज रिक्वायर्ड। अगर आप उसको डेली का विटामिन डी थ्रू फूड नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे बच्चे लिमिटेड खाना खाते हैं, तो आप प्लीज ये सब सप्लीमेंट्स दो। ये मैं नहीं बोलूंगी कि कौन कौन से। बच्चे का ब्लड टेस्ट कराओगे 3 साल की एज में, जो भी कम वम निकलता है उससे रिलेटेड जो भी दवाई होती है, विटामिन दो। अगर डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं ये आप न्यूट्रिशन के थ्रू दो, तो आप फूड के थ्रू दे दो। मखाने दो, विटामिन डी होती है। सेसमी, तिल, तिल, उसके खाने में तिल के लड्डू, फ्लैक्सीड। मेरे बेटे को विटामिन बी की कमी होती है, तो उसको मैं फ्लैक्सीड लड्डू बना के देती हूँ, that। और वो मैं भी खाती हूँ, मुझे मतलब वुमेन के लिए भी फ्लैक्सीड अच्छा होता है, तो मैं भी खाती हूँ। थर्ड इज इन्फ्लेमेशन, जो आपने पूछा मिल्क और वीट दे के नहीं। मिल्क और वीट से इंडियन जीन टाइप में इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन, लिटिल बिट ऑफ इन्फ्लेमेशन इज गुड। जब हम जिम करते हैं ना, तो वो जो मसल वियर एंड टियर होता है ना, उसको भी इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। सो लिटिल इन्फ्लेमेशन बॉडी में होना अच्छा है, तो वो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में वो होता है, रोजमर्रा के खाने में होता है। लेकिन कंटिन्यूड ऐसा कोई फूड खा रहे हैं जिसके कारण किसी किसी बच्चे में अगर इन्फ्लेमेशन हो रहा है, कुछ कुछ बच्चे लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, क्योंकि उनमें केसीन इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करता है। कितने बच्चे हैं जो ये व्हीट का इंटॉलरेंस होता है, ग्लूटेन फ्री उनको खाना दिया जाता है, तो ग्लूटेन फ्री एक्स्ट्रा कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। राइस इज 100% ग्लूटेन फ्री, जवार इज 100% ग्लूटेन फ्री, बाजरा इज 100% ग्लूटेन फ्री। लेकिन क्योंकि हमने बचपन से इनको जवार बाजरा नहीं दिया है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। तो आप व्हीट के साथ पहले स्टार्ट विद जवार, जवार इज इजिएस्ट टू डाइजेस्ट। यू कैन स्टार्ट विद जवार एंड स्टार्ट इंक्लूडिंग अदर मिलेट्स विथ एज, नॉट इमीडिएटली, विथ एज। राइस इज 100% ग्लूटेन फ्री। मेरे बेटों को मैं 4 से 5 दिन सिर्फ राइस ही देती हूँ। राइस इतना थोड़ी देना है, हमारे बच्चे तो खाते इतना है।
तो उससे क्या ही मोटे हो जाएगी? राइस इज गुड. राइस इज वेरी इजीली डाइजेस्टेबल, ग्लूटेन फ्री स्टार्च, सॉरी कार्बोहाइड्रेट. इट्स गुड. ओके. देन कम्स वेगस नर्व. वेगस नर्व क्या करता है? स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ पेरिस्टालसिस. आप लोग को कितनों को पता है व्हाट इज पेरिस्टालसिस? ये वेरी इंपॉर्टेंट है. अब वैसे आप तीनों के बच्चों में ये प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी मैं बता. व्हाट इज पेरिस्टालसिस? मैम पता नहीं। पता नहीं, मैं बताती हूँ. नो हम सब मैम। ने क्लास क्लास 7 में पढ़ा है, हम सब ने पढ़ा है बायोलॉजी में. जब फूड हमारा जाता है ना, हम ऐसे तो मुंह में डालते हैं, लेकिन यहाँ से पेट तक कौन लेके जाता है? वो बाय ग्रेविटी जाते हैं. हमारे एलिमेंट्री कैनाल है ना, उसमें एक मूवमेंट होता है, लॉन्ग लॉन्ग मसल्स, सर्कुलर मसल्स. उसमें कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, ऐसे 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 ऐसे. खाना बोलते हैं ना, पानी इतने मिनट में पेट तक जाता है. कोई फूड खाओ तो इतने मिनट तक पेट में, इतने मिनट में पेट में जाता है. तो पूरे एलिमेंट्री कैनाल में एक रिदमिक मूवमेंट होती है, जिससे खाना मुंह तक, एनर मुंह से एनर तक पास हो जाए. इंटेस्टाइन में खाना को कौन फ्लो करता है? आपके लार्ज इंटेस्टाइन में जब पॉटी बनती है, तो वो नीचे तक कौन लेके आता है? इंटेस्टाइन में एक रिदमिक मूवमेंट होती है, इसको बोलते हैं पेरिस्टालसिस. ये कौन कंट्रोल करता है? वेगस नर्व्स ऑफ आवर बॉडी. द इन्फ्लुएंसेस टंग एंड टेस्ट सेंसेशन. कितने बच्चे कुछ टेक्सचर्स पसंद नहीं करते हैं, यानी देयर वेगस नर्व इज नॉट कंट्रोलिंग देम प्रॉपरली. टंग का सेंसेशन, टेस्ट का सेंसेशन, मूड, रिलैक्स करना. ठीक है. द फाइट एंड फ्लाइट जो नर्व्स होते हैं, उनको रिलैक्स करना. ऑल दीज आर टेकन केयर बाय वेगस नर्व्स. अब ये छोटे बच्चों के पेरेंट्स कैसे करें? एक्टिविटीज लाइक जंपिंग. इसलिए आप जो देखोगे, आप ओटी में जाते हैं तो बच्चे को वो ट्रैम्पोलिन पे जंप कराते हैं, है ना. लेकिन बेस्ट फॉर्म ऑफ जंपिंग इज जंपिंग ऑन द ग्राउंड. जब बच्चा ग्राउंड पे जंपिंग कर रहा होता है, हर तरह के एनिमल वॉक्स कर रहे थे, बेयर वॉक, मंकी वॉक. आपने यूट्यूब में देखा है ये सारे वीडियोस? बेयर वॉक, मंकी वॉक, डक हाँ वॉक, जी मैम। जिराफ वॉक, बहुत सारे तरह तरह के वॉक्स होते हैं. आप प्लीज कराओ. The parents of younger children, make sure your children do all these exercises and jumping. इससे वेगस नर्व्स एक्टिवेट होते हैं. एंड द लास्ट वन, बॉडी मसाज. हम छोटे बच्चों को ऑयल मसाज देते हैं ना, यस मैम। उससे ये सारा एक्टिव होता है. दिन के आखिर में ये छोटे बच्चे जल्दी सोते नहीं है. कितनों के बच्चे 9 बजे के बाद सोते हैं? मेरा मैम नहीं सोता जल्दी, 12 o'clock कर देता है। वो उसकी गलती नहीं, वो आपकी गलती है. आपका ये सारे छोटे बच्चे शाम को 7 बजे तक थक जाते हैं. आप अगर चाहो तो ये सारे 8 बजे तक सो जाएंगे. मैं बताऊंगी आज कैसे. ये सारे 8 बजे तक सो जाएंगे. तो मैम धनुष, हमें वाटर बॉडी और चाहिए? समर में आई कौन मैम सा ऑयल मसाज के लिए यूज करना चाहिए समर में? ऑयल इज जस्ट अ मीडियम. आप अगर बॉडी को घिसोगे ना, तो बॉडी गर्म हो जाएगी, स्क्रीन में रैशेज आ जाएंगे. तो कोई भी हाँ ऑयल जी जिससे हाँ। कि ल्यूब्रिकेट हो जाए, बस. जैसे हाँ मैम कुछ. कोकोनट ऑयल तो समर में हाँ, थोड़ा। हम बिहारी, हम लोग सरसों तेल यूज करते हैं. आपको जो ओके। तेल अच्छा लगे आप वो यूज करो. ठीक है. और जो बिहार, मैम बंगाल फ्लैक्स में. सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स जैसे हम हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं, हाँ. तो हम बच्चे को मतलब जैसे मैं इसके ओट्स में डालती हूँ जो ड्राई फ्रूट पाउडर बनाया है, जिसमें फ्लैक्स सीड्स भी देखिए, हैं सारा कुछ। आप फ्लैक्सीड, छोटा बच्चा ना चबा के नहीं खाता, वो उसका पास ऑन हो जाता हाँ जी। तो है. मैम हाँ, ये बादाम और अखरोट भी नहीं मैं चबाता? लिंक दे दूंगी. एक एक रेसिपी है वो, मैं जो फॉलो करती हूँ, मैं लिंक, मैं वो उसका पिक्चर दे दूंगी. मैंने मैम बीच हम में कुछ समर रेसिपी. में फ्लैक्स सीड, खंजूर, ये चीजें समर में थोड़ी दे सकते हैं ना? हाँ हाँ, सब कुछ मॉडरेशन में. ये आप ये खंजूर खा सोचो, के मैम पोटी कर देता है। हमारा पेट इतना बड़ा होता है, हमारे बच्चे का पेट इतना बड़ा होता है. प्लीज अंडरस्टैंड. आपको लग रहा है इसने एक ही रोटी खाई, इसने एक ही रोटी खाई. उसके पेट में एक रोटी की ही जगह होती है. वो जो बट ओवरवेट मैम। बच्चे होते हैं ना, उनको ठूस ठूस के जब खिलाते हैं, तो उनका पेट का साइज हम पर्पसली, फोर्सफुली बड़ा कर देते हैं, तो वो ओवरवेट हो जाते हैं. एक्सक्यूज मी मैम, लेकिन मुझे ये लगता है भी ये ओवर ईटिंग करता है। हाँ, वो ओवर ईटिंग करता है. क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे करते हैं, मेरा बेटा भी करता है जल्दी ओवर ईटिंग. भूख लगती है इसको, जैसे हाँ अगर नहीं पेट भर के खिलाएंगे तो आधे आधे घंटे बाद इसको कुछ चाहिए फिर। हाँ हाँ.
नहीं नहीं, पेट भर के आप खिलाओ, लेकिन पेट भर के खिलाना, व्हाट इज आपका पेट भरना, वो आपने उसको खिलाया है। अगर आपने उसको 2 रोटी की आदत डाल दी है, तो वो 2 रोटी में वो सैटिएटेड होता है, फुल होता है, क्योंकि अब उसका पेट उतना बड़ा हो चुका है। हमारा जो पेट है ना, वो एक इलास्टिक की तरह होता है, बलून की तरह होता है। आप उसको जितना फिल करोगे वो उतना भरता जाएगा, कभी नहीं फटता है। वो लोग होता है मैंने इतना खा लिया पेट फट जाएगा, नहीं। वो आपको यहाँ तक कर देता है, अब मत लो वरना एसिड रिफ्लक्स होगा। हजम मैं सब कर लूंगा, अगली बार से मैं थोड़ा बड़ा भी हो जाऊं, लेकिन आज के लिए इतना रहना। ये पेट बोलता है। ओके। ठीक है। आप मुझे पता है वो इंटरमीडिएट क्या, पहले ना, जब फ्रिज नहीं था, मिक्सी नहीं थी, कुछ भी सिस्टम नहीं था, तो खाना बनता था, सभी मिलके खा लेते थे, फिर खत्म खाना। फिर अगली बार जब खाना बनेगा तब खाया जाएगा। अब हम क्या करते हैं, हम स्टोर करके रखते हैं। तो बच्चे को एक्सेसिबल है इसलिए वो खाता है। उसको पता ही नहीं कि खाना जब खाना चाहिए तभी खाना चाहिए, क्योंकि स्टोर्ड है, मम्मी ला के दे रही है वो भी है, और ये तो रखा है, ये भी मैं खा सकता हूँ, चलो। तो उसकी ट्रेनिंग हो गई। अब मेरे फ्रिज में हमेशा वो खाना पड़ा रहता था, तरह तरह के फ्रिज के ऊपर कुकीज पड़े रहते थे, नट्स पड़े रहते थे, सब कुछ मैं फ्रिज में रखती थी। अब मेरे बेटे ने देख लिया, जब वो 5 साल का हुआ, तो निकालता है खाता है, किसी के भी प्लेट में निकालता है खाता है। तो वो अलग तरह की ट्रेनिंग है, उसको बोलते स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग। वो छोटे बच्चों के पेरेंट्स नहीं करते हैं। हाँ सर, आप बोलिए, आप आपको हैंड रेस करने की जरूरत नहीं, बट वी आर डेविएटिंग फ्रॉम द टॉपिक। आप लोग जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। मैं जवाब दे दूंगी, लेकिन दिस वॉज अबाउट अर्ली इंटरवेंशन। ये आपको करना क्या है, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम गट, उसके बाद जाना है आपको प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन में। ये मैं थोड़ा बोल मैम दूं पहले। मैम एक मिनट। हेलो। यस मैम, बोलिए तनुश्री, मैम। बोलिए। हाँ। मैं आपने जैसे बोला जो ईयरली इंटरवेंशन में पहला है गट पे हम काम करें। यस। जो स्त्रियम का इशू है, वो जो छोटे था जब पैदा हुआ था तभी से उसको मतलब 3-4 डेज हुआ था। उसके बाद से उसका स्टोमक पेन ऐसे स्टार्ट हो गया था। इसके लिए तो उसका ना मतलब छोटे से उसका थोड़ा गट इशू है। अभी तो कैसा है? इसके वजह से अभी भी उसका गट इशू है, मतलब वो जितनी बार खाता है उतनी बार वो पोटी करता है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, कौन सा टेस्ट कर सकती हूँ, उसका थोड़ा आइडिया दे सकते हैं? जितनी बार खाता है उतनी बार पॉटी करता है। अभी वो कितना, 3 साल का हुआ, थोड़ा सा छोटा है। अने अभी 4 इयर्स का हो जाएगा September 14 में। अब चेंज होना है। उसका कुछ हम्म। प्रिमिटिव एक्सरसाइजेस है, वो आप कराओ। ये ओके। आपके ओटिस बता देंगे, ये मैं भी बताती हूँ, मेरा भी कोर्स है, लेकिन मैं यहाँ पे अपना कोर्स प्रमोट करने नहीं आई। मुझे आपको ओके। बताना है कि ओके। दीज आर इंट्रोसेप्शन इश्यूज। ओके मैम। इंट्रोसेप्शन किसको बोलते हैं? आपके पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, कि हम। कमर में दर्द हो रहा है, कि जी मचला ओके। रहा है, कि ओके। टेंशन है आपको, कि आप ओके। खुश हो, कि आप सैड हो, कि आपके एंकल में दर्द है, ये सारी फीलिंग है। कुछ मेंटल, ओके। कुछ फिजिकल, लेकिन हम ओके। सब ये समझते हैं। अपनी बॉडी में क्या ओके। हो रहा है हम सबको पता है। हमारे हाँ बच्चे जो न्यूरो डाइवर्स बच्चे हैं ना, इनको नहीं पता रहता है। ये हाँ ये उनको। जो ये जो नॉलेज है, इसको बोलते हैं इंट्रोसेप्शन। तो जब ओके। हम गट का टेक केयर करते हैं, उसके बाद जब प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन कर देते हैं, तब 99% इंट्रोसेप्शन प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। उसके बाद हमें पढ़ाई के थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू उनको सिखाना पड़ता है। उन मतलब एटलीस्ट 4 4 साल की एज तक उनको बॉडी में क्या हो रहा है उनको समझ में आने लगता है। ये ओके। सिखाया जा सकता नहीं सिखा, वो तो पता है, लेकिन मेन प्रॉब्लम है इसके क्या है, जो जितनी बार खाता है उसका पोटी होता है। पोटी होने की वजह से न्यूट्रिएंट जो वैल्यू है उसको बॉडी को मतलब नहीं मिल पा रहा है। वो थोड़े से काम जो भी करने से थक जा रहा है। है। एक सेकेंड, वो जो खाता है वो सन सन पॉटी थोड़ी बन जाता है, वो तो पिछला वाला है। और पिछला वाले, लेकिन वो दिन में जितनी मतलब 4 टाइम्स खाता है तो 4 टाइम्स उसका होता है। तो मैं चाहती थी अगर आपके पास कुछ मतलब इसके लिए कुछ आप जानकारी है ये तो। समझ नहीं रहे, आप हम्म। टिप्स एंड ट्रिक्स मांग रहे हैं। आपको, ओके। आप और मैं बैठेंगे ना, तो हम पहले नोट 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 डाउन करेंगे। आप मुझे नोट डाउन करके देना, एक लिस्ट बना के देना, वो क्या क्या चीजें खाता है, ठीक है, कितने ओके। कितने खाता है, अगर ऐसा कुछ सिस्टम ओके। है तो। क्योंकि मेरे घर में ओके। मैंने कोई सिस्टम नहीं रखा है। जब खाना बनेगा ओके। तब तीनों लोग खाएंगे, उसके बाद खाना खत्म। ओके मैम। ठीक है। और कुछ एक्सरसाइजेस हैं, अगर देखूंगी कि वो पैटर्न है, छोटे बच्चे ऐसा करते हैं।
3 साल से ओके कम के बच्चे 3 बार तो पॉटी जाते ही हैं अगर गट इशू नहीं रहा, इट्स ओके। ओके और उसके बाद जो ओके है सारा दिन में 2 बार तो होता है। और बहुत सारे फैमिलीज है ना, ये फैमिलीज में रन होता है कि कुछ फैमिलीज होती है, उनके फैमिली जो कोई भी खाता है उसके बाद पॉटी जाते ही है। ये उस घर के बड़े भी करते होंगे, आप नोटिस करके देखो। हाँ, मेरे हस्बैंड का वो भी था। हाँ, इससे भी। मेरा बेटा जब भी दूध पीता है ना तब उसको पॉटी लगे। ओके तो ओके। अगर ये है तो मैं इसको गलत क्यों समझूं? तो मुझे अगर लगता है उसको कॉन्स्टिपेशन जैसा कुछ हो रहा है, मैं उसको दूध वूध पिला देते हैं जिससे कि उसको प्रेशर लग जाए, वो कर ले। 4 बार करता है, ओके आप मुझे उसका लिस्ट भेजना, डीएम ओके में मैम। डिस्कस करेंगे, ठीक है? नो, ओके दिस इज ओके नॉट अ प्रॉब्लम फॉर हिम। इफ एट ऑल आईसी के खाना में तो अब क्वांटिटी पे भी डिपेंड करता है। अगर अगर थोड़ा सा भी, इतना सा भी खा के वो बार बार पॉटी जा रहा है, यानी प्रेशर नहीं है, यानी उसके पेट में इरिटेशन है। कुछ फैमिलीज ओके होते हैं वो पेपर ज्यादा यूज करते हैं, चिली ज्यादा यूज करते हैं। कुछ फैमिलीज वो शोरबा, ग्रेवी ज्यादा बनाते हैं सब्जियों में, आपने देखा होगा। ओके हाँ, ओके तो उसके ओके कारण सबको घर में ओके रहते हैं। जैसे साउथ इंडिया में क्या है, रसम और सांबर ये सब बनता है। तो आप सोच के देखो, उतने लिक्विडी चीज नॉर्थ इंडियन घरों में सिर्फ दाल बनता है। सब्जियां सूखी वाली बनती है, तरी वाली बनती है, लेकिन हर वक्त तरी इतनी नहीं होती है, ग्रेवी ओके। इतनी होती है हमारे सब्जियों में। एक बोल तर ग्रेवी होता है क्या? नहीं। घर पे हेल्थ कॉन्शियस लोग ग्रेवी कम बनाते हैं, कम ऑयल में सब्जियां बनाते हैं। लेकिन आप सोच के देखो, एक साउथ इंडियन फूड में तो एटलीस्ट 2 तरी होती है जिसमें सिर्फ लिक्विड रहता है ना, रसम यस मैम। रहेगा और है ना, उसके बाद अलग। ये मैं नहीं बोल रही कि वो गलत है, दैट इज दैट काइंड ऑफ फूड। तो आप उनका जब पॉटी जाने का शेड्यूल देखोगे ना, वो हमारे से थोड़ा अलग है। तो तो वो मैम हम आप किस बोलना तरह, चाहते हैं तो, आप बोलना चाहते हैं तो 4 इयर्स जो श्रीयम को हो रहा है तो वो नॉर्मल है बोल रहे हैं आप? नहीं आप देखिए, आपने बोला वो जितनी बार खाता है उतनी बार जाता है, अब जितनी बार हाँ। खाता है सिर्फ 4 बार। ओके आ, अब वो डिपेंड करता है वो किस क्वांटिटी में खा रहा है। अगर ज्यादा क्वांटिटी में खाता है तो पेट पे प्रेशर आता है। तो पेट पे ओके प्रेशर आके अगर वो पॉटी जा रहा है तो दिस इज गुड इंट्रोसेप्शन। अगर ओके ज्यादा क्वांटिटी में नहीं खा रहा है फिर भी बार बार पॉटी जा रहा है, यानी पेट में किसी तरह का इरिटेशन हो रहा है। वो जो भी चीजें ओके खा रहा है ना, उसमें से कोई एक ओके चीज है जो उसके, उसको बोलते हैं इरिटेबल बाउल मूवमेंट, उसके पेट को ओके इरिटेट, उसके स्टमक के तो मैम लाइनिंग्स मेरा को बेटा irritate खंजूर कर से करता है, डेट खा ले ना, डेट्स खा ले रहा है। तो हाँ, ये साथ ही जाता है। शायद उसके लिए डेट्स, कितने डेट्स, 1 2 कि 8 10? एक एक मैम, अगर मैं इसको ओट्स में डेट्स मिला के दे दूं तो इस ये कर देता है बोटी। अब वो डेट्स के कारण नहीं, तो ओट्स के कारण। ओट तो ऐसे ही बहुत अच्छा अच्छा फाइबर है, आप ऐसे ही सिर्फ डेट दो। नहीं बट मैम, जब मैं सिंपल ओट्स दूंगी फिर नहीं करेगा, जब मैं डेट्स वगैरह डाल के दूंगी, हाँ, एक ही डालती हूँ मैं, फिर करता है। ये एक स्पेशल केस है। तो मतलब ये आपके बच्चे का ये पैटर्न रहा है। लेकिन मतलब व्हाट आई वांट टू से इज कि पॉटी होना, इसमें 3 4 चीजें इन्वॉल्व है। नंबर 1, आपका जब वो जो प्रेशर आता है, वो प्रेशर आपके बॉडी को फील हो रहा है कि नहीं? आप समझ पा रहे हो कि नहीं? ये बच्चे में 1 है। नंबर 2 है, पॉटी कई बार होती है जब बाउल इरिटेटेड होता है, कोई ऐसी चीज जो उसके पेट में और रुकती नहीं है। आपका जो वो जो पेट है ना, शायद वो उसके पेट में इरिटेशन फील कराता है। डेट आप देखोगे तो डेट के ऊपर एक पतली सी, एक पतला सा वो होता है, सिलिका। छिलका जैसा होता है। शायद हो हाँ, सकता है उससे, मतलब दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम नहीं लिसनिंग ब्रांड टू दिस। मैम, मैं उसको मैम सिग्नल डेट्स दे की के ब्रांड भी देखती हूँ। होती है, डेट की ब्रांड्स भी कुछ होती हैं, बैड ब्रांड्स हाँ, होती हैं कुछ। शायद शायद हाँ उस पर्टिकुलर चीज से हो रहा तो है आप मुझे। ब्रांड चेंज करके देखना मैम। उसका वो जो हाँ हाँ, लाइन है, अभी मैं सही उसको बोल। सिग्नल दे के देखती मैम हूँ। मैम ओट्स में डालने से तो करता है। अगर वो पॉटी करता भी है तो क्या प्रॉब्लम है? आप लोग बच्चा जो भी करता है उसको रोकना क्यों चाहते हो? नहीं 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 मैम मैम, मुझे श्रीयम ये है कि मतलब जो आयरन मिलना है डेट से वो उसको मिल नहीं पा रहा। आयरन की कमी मैम आई है जैसे एक टेस्टों में। सेकेंड, उसने जब डेट खाया तो पॉटी में डेट थोड़ी निकलता है, वो तो पिछली बार का फूड रहता है। हम लोग क्या हाँ डिस्कस कर जी। रहे हैं? आप हाँ वो जो जी। डेट खाए वो तुरंत पॉटी में थोड़ी निकल गया, उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है। हाँ जी। हाँ उसको जी। हाँ ये तो आप, पचने के बाद ही निकलेगा। हाँ, ये आप दूसरे टॉपिक बोल रहे हो।
ठीक है। हाँ अच्छा, जी। वो 4 बार जो जाता है, मुझे पता है तनुश्री आपका क्या इश्यू, अगर ओके। स्कूल में भी खाएगा तो स्कूल में भी पट ही जाता है ना। नहीं, स्कूल तो ये प्रॉब्लम। मैम वो जो वो ना छोटे से उसको खाने का कुछ भी शौक नहीं है। मैं उसको जो भी खिलाती हूँ जबरदस्ती खिलाती हूँ। और घर में अभी थोड़ा खाना खुद के हाथ से खाना खा रहा है, जैसे चावल, जैसे हमारा नॉर्मल खाना होता है उसका डाइट नॉर्मल है, जैसे कैसीन फ्री है, वो दूध नहीं पीता। वो जो गेहूं का ऐसे कुछ नहीं खाता। मतलब गेहूं का रोटी कभी कभी, हमारे घर में चावल ही ज्यादा चलता है। उसका सिंपल होता है, दाल चावल राइस सब्जी जो भी हो गया, और चिकन हो गया, कभी आपको अंडा हो ऐसा गया, ऐसे। लगता है कि मैम आपका ये बच्चा सेम का प्रॉब्लम खाने मेरी में भी है चॉइस मैम, सेम है। एक प्रॉब्लम सेकेंड, ये मेरी भी है। मैम आप लोग को मेरा लगता बेटा है कुछ कि, एक सेकेंड, खाता नहीं है, एक कुछ सेकेंड, भी खाता नहीं, आपको उसके ऐसा, पीछे दौड़ना पड़ता है। एक सेकेंड, आप सबको लगता है आपका बच्चा का खाने का पैटर्न नहीं, क्योंकि अभी वो छोटा है, वो आपको नहीं समझा, आप भी उसको नहीं समझे हो। वो जो बच्चा हाँ दाल हाँ। चावल आप जो भी खिला रहे हो वो खा रहा है, उसका टेस्ट बड बन रहा है। मैंने सिर्फ दाल चावल भिंडी की सब्जी परवल की सब्जी यही सब खिलाई है। अगर मैं 2 दिन हाँ तक उसको भिंडी की सब्जी परवल की सब्जी ना दूं, अगर उसको सैंडविचेस पास्ता नूडल्स दूं ना, तो वो रोने लगता है कि मम्मी प्लीज गिव मी रोटी सब्जी। तो आप सब उसके हेल्दी हैबिट्स डाल रहे हो, आप सब उसको घर का खाना खिला रहे हो ना, इसके बाद वो नहीं वो मांगेगा घर ही का घर का खाना। अच्छी नहीं वो बात घर है। का खाना ही खाता है, बाहर का नहीं खाता। लेकिन मेन इशू यस। कंसर्न मेरा है, उसको जो इतने सारे पोटी होने की वजह से वो जो थक जाता है। न्यूट्रन बिल मैं सोच रही हूँ शायद उसको नहीं मिल पा रहा है। और जो पीडियाट्रिक उसको बोलते हैं प्रोबायोटिक लिख के देते हैं खाने के लिए, उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है, मतलब मैं जितना देख पा रही हूँ। तो उसकी वजह से योर कुछ टेस्ट। सन हैज इश्यूज इन गट। ओके। हाँ। आप उस पे ओके मैम। एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे। जैसे नहीं। ब्रेन की ट्रेनिंग होती है ना, वैसे गट की हाँ ट्रेनिंग। ठीक है। हाँ। हम जब, जो बंगालीज होते हैं ना, वो डिफरेंट ओके काइंड ऑफ फिश बच्चे को इंट्रोड्यूस करते हैं। हर तरह का ओके। फिश जो है ना एक जैसा नहीं होता है। कुछ फिश नहीं। से बच्चे को लूज मोशन भी होता है, लेकिन पहली बार हम्म। खाने पर होगा, दूसरी बार खाने पर होगा। क्वांटिटी जब कम कर देंगे, इंटरवल जब बढ़ा देंगे, उसके बाद जब खिलाएंगे, तो बच्चे का गट भी ट्रेंड होता है कोई चीज को डाइजेस्ट करने के लिए। इसीलिए मैंने बोला आप ओके सब लिख के दो, डोंट एक्सपेरिमेंट विथ योर चाइल्ड्स गट। एक लेडी है पार्वती, वो मेरे ग्रुप में है, उसके बेटे का भी ओके आपके जैसा केस है। ओके। ओके डोंट, ओके मैम। गट इस, गट से ही सब कुछ होना है, अर्ली इंटरवेंशन ओके स्टार्ट होता है गट से, राइट। तो आप गट को ओके। हल्का, हल्के में मत लें। नहीं मैं हल्का नहीं रही हूँ, इसलिए हाँ, मुझे टेंशन लग रहा है, हाँ, शायद नहीं उसका आप गट इस आप एक ही चीज शायद बार बार उसका। आप एक ही चीज बार बार बोल रहे हैं। आप वो हम्म। सारा दिन जो खाता है आप उसको लिखो, ओके भेजो। मैं ओके न्यूट्रिशनिस्ट नहीं, ओके लेकिन मैम। मैं आपको हम्म। बताऊंगी कि उसको प्रॉब्लम कहाँ पर है और किससे ओके आप हेल्प ले सकते हैं। ओके सब कुछ आप ही को करना है। और आप एक चीज ध्यान रखिए, गरम गरम ओके फ्रेशली मेड फूड जब भी बच्चा खाएगा, पैक्ड नहीं। ये नहीं कि इडली ओके। खिला रहे तो इडली का बैटर बाहर से ला रहे, वो प्रेजर्वेटिव नहीं मिला नहीं हुआ है। घर में, नहीं घर में ही सब होता है, बाहर में। तो आपका बच्चा जब ये खाने लगेगा, 1 2 3 4 साल 5 साल में उसका गट ट्रेंड हो जाएगा टू डाइजेस्ट। कितने फैमिलीज ओके। हैं उनके घर में गट इश्यूज हेरिडिटरी है, तो उनका हाँ यानी कि ओहो इस फैमिली में तो गट इश्यूज ही रहते हैं, नहीं। उस फैमिली ने गट इश्यूज के लिए अपने फूड हैबिट्स चेंज नहीं किए हैं, इसीलिए उस ओके फैमिली में गट इश्यूज परसिस्टेंट है। ओके। अगर मेरे फैमिली में ओके थायराइड इश्यूज है, मुझे मेरी मम्मी से थायराइड मिला है, तो मेरे खाने में मैंने कैबेज ब्रसल्स स्प्राउट्स ये सारे हटा के रखे हुए हैं। मेरे खाने में मैंने सारे व्हाइट चीजें हटा के रखे हुए हैं, जिससे कि मेरा ओके थायराइड के लिए मुझे और कुछ ना करना पड़े, राइट। तो अगर मुझे ओके आपका बात से जो समझ में आता है, वैसे 4 बार पॉटी ओके होना इज नॉट बैड, लेकिन ओके और जो भी है आप सब डिटेल लिखना। आप दो ओके साल लिख के उसका गट पे फोकस करके करना। त्योहार आ रहा ओके है, हमारे घर में ये बनाने का नियम है इसलिए मैंने ज्यादा बना दिया था, इसलिए उसको खिला दिया, ये नहीं चलेगा। त्योहार त्योहार आ रहा है, मेरे बच्चे बच्चे को ये इशू होता है, इसलिए मैं ये चीजें बनाऊंगी, ये चीजें कोई फोर्स भी करे तो भी मैं नहीं बनाऊंगी। ये आपको दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा। मैम एक छोटा सा क्वेश्चन था मैम, ये हाँ, मेरा बेटा 2.3 है ईयर का है मैम, और हाँ। उसका वेट है 9.6 kg मैम। हम्म। मैम उसका बहुत लो वेट है उसके एज के अकॉर्डिंग, बट वो फुल्ली एक्टिव है,
फुल्ली मतलब आई थिंक एक मेरे सेकेंड, हिसाब वो से मैं तो आप 9 किलो फुल्ली 2 साल के बच्चे के लिए किसने बोला कम है? मैम ठीक है, 9.6 किसने बोला कम है? मैम। ठीक है, श्रीयम का तो अभी 13 पॉइंट है, वो तो बेटा 4 ईयर का 12 साल है का अभी। था जब मेरा बेटा 3 साल का था, ओवरवेट मैम था, मोटू। 9, 9.6 इज स्लिम इनफ। ट्रिम है ना? एक एक पसली दिखता है, जी मैम। एक पसली दिखता है ना, सिंपल सिंगल दिखता है। गुड। नहीं सिंपल नहीं दिखता मैम, मतलब ओके है, मतलब मीडियम। आपने मुझे वीडियो भेजा था ना अपने बेटे का हाँ सारा। हाँ जी मैम, हाँ जी मैम, हाँ हाँ जी तो मैंने देखा। 2 साल का बच्चा और कितना दिखेगा, वो वैसे ही दिखना चाहिए। ओवरवेट बल्कि वो बोलू बोलू तो उसको चलने में उसको होगा, प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन नहीं होगा। वो सबसे पहले फ्लैट फीट हो जाएगी उसकी वेट की वजह से। मैम जो और मैंने आप पीडियाट्रिक को दिखवाया था उन्होंने कहा था थोड़ा लो वेट है, उन्होंने बोला था थोड़ा सा लो कि वेट नहीं थोड़ा बोला सा होगा, लेकिन लो वेट की तरफ जा रहा है। 3 साल जा रहा की है। एज तक 10 जी किलो का हो जाए बस ओके है। ओके मैम, ओके ओके पहला ओके। पहला 8 महीना ना, पहला 8 महीना बच्चा, पहला 1 साल बच्चा हर महीने 1 किलो बढ़ाता है। तीन जी साल का मैम। पैदा 3 केजी का होता है। 1 महीना में 4 केजी, 4 महीना में 5 केजी, ऐसे बढ़ना मतलब 1 महीने में 1 केजी, 4 केजी हो जाना चाहिए। हाँ दूसरे जी महीने मैम। तक जन्म के बाद 5 केजी होना चाहिए। ये 1 साल तक, उसके बाद नहीं। हाँ जी, और वो मैं प्रीमेच्योर भी हुआ था, 1.6 केजी था उसका ओ बर्थ वेट, वो हाँ, 7 मंथ ये में तो हुआ आपने था मैम। बताया नहीं ना। प्री मेच्योर बेबी तो थोड़े से अंडरवेट रहते हैं, ये आपने नहीं जी मैम। बताया। कोई जी नहीं, मैम। इसका टेंशन मत लो। हम हमारे बच्चों को, जो दुबले पतले होते हैं वो चाहते हैं मेरा बच्चा गोलू मोलू हो। जिसके बच्चे ओवरवेट रहते हैं, जैसे मेरा बेटा जब 3 साल का था ना, उसको उठा ही नहीं पाते थे। सबसे ज्यादा जी मेरा टास्क रहता था, मेरे और हस्बैंड में उसको उठाएगा कौन। जी मैम। बोलने मैम जाते हमारे भी यही है। तुम संभालो। नहीं नहीं, अब मैंने इतना देर देखा, अब तुम लोग, मैंने इतना देर देखा, अब तुम लोग। कोई रिलेटिव आता था ना, वो उसको उठा नहीं पाता था। क्या मैम ये फायदा। जेनेटिक्स भी होता है मैम, ये जेनेटिक्स भी होता है हम हाँ लोग। जेनेटिक्स में मैम, आप हमारे ये जेनेटिक ही है, ओवरवेट है। देखने में नहीं बच्चे लगते। मेरा बेटा भी नहीं देखने में लगता, बेटी भी नहीं लगती, लेकिन मेरे वेट घर में ओवर है ना मैम। सब ओवरवेट है। मैं 5.5 फीट की हूँ, मैं अपने फैमिली में सबसे नाटी हूँ। तो मेरे घर में बच्चे सब ह्यूज साइज के होते हैं। तो मेरा बच्चा 7.5 साल का है, उसको मैं 12 साल के बच्चे का पहनाती हूँ। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे बच्चों के लिए, क्यों बोलो तो? क्योंकि हमारे बच्चे तो पढ़ाई में थोड़े से पीछे रहते हैं। तो मैं चाहती थी वो छोटे बच्चों के साथ रहे। अब वो साइज में इतना बड़ा का है कि मैं उसको नर्सरी में नहीं रख सकती। वो हम्म, सिर्फ मैथ्स में अच्छा है, वो क्लास 7 में है, 7 साल का है और क्लास 3 में पढ़ता है। वो सिर्फ मैथ्स में अच्छा है। इंग्लिश और हिंदी में बेचारा अभी भी स्ट्रगल करता है। तो उसके साइज की वजह से इसके पापा राजी नहीं होते, इसलिए मैंने उसको 3 में रखा हुआ है। मेरा खुद का मन है मैं उसको क्लास 1 में रखूं। तो आप साइज वेट का टेंशन मत लो। हर चीज में प्रोज एंड कॉन्स होता है। हमारे बच्चे अगर छोटे साइज की ना, अच्छी बात है। उनको छोटे वाले क्लास में बहुत दिन तक रखेंगे। वो जब अपने तो पेस कोई में नहीं ग्रो चलता है। करेंगे। यस। मेरा तो मन था उसको नर्सरी केजी में बहुत दिन तक रखना, लेकिन साइज में इतना बड़ा हो रहा है कि स्कूल वाले राजी नहीं हो रहे कि, मतलब बाकी बच्चे उससे डरेंगे या जो भी। ये रीजन है। आप ये सब मत सोचो। जब 2 साल का है और वो 9 किलो का है, एब्सोल्युटली ओके, नो इश्यूज। आप उसके खाने पीने में ध्यान दो, न्यूट्रिशन मिले, और उसका ब्रेन फंक्शन हो, प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन हो, प्लीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग ये पॉइंट पे आ नहीं रहे हो, मुझे ये बताना है आप लोग को, प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो। what you can do is this: vagus nerves, please focus. Jumping activity, animal walking activity, or यस। body massage. Tanushri, for your child यस। gut issues, please peristalsis movement. peristalsis क्या ओके। होता है? फूड को वहां से लेके जाता है। तो जैसे आपके ओके। पेट में, उसके पेट में खाना आता है, नीचे का पेरिस्टालसिस बढ़ जाता होगा। ओके। इरिटेशन होती है पेट में। तो वो एक्सेसिव, अगर बॉडी खाना नीचे चला जाए तो वो पॉटी तो होगी है उसको। ठीक है, मैं ओके। बता रही हूँ, ये इतना सिंपल नहीं है। ओके। डॉक्टर ओके। सुनेंगे तो गुस्सा हो जाएंगे, ये क्या यूज कर रही है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इट्स ऑल रिलेटेड। तो आप उसके एनिमल ओके। वॉक्स बढ़ाओ, आप उसके क्या बोलते हैं, बॉडी मसाजेस बढ़ाओ, और कुछ स्क्वाटिंग ओके। एक्सरसाइजेस वो मैं दूंगी, वो आप कराओ। ओके। ओके मैम। Next ओके मैम, is थैंक primitive reflex integration exercises. Let me read this for you. Okay. ओके। Primitive reflex ओके। integration are involuntary movement. ये कब होता है? जैसे बच्चा पेट में आता है ना,
बच्चा जब फीटस होता है 4 महीने का, तब से प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन, प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। जब बच्चा पेट में रहता है तो एमनियोटिक सैक में तो पानी रहता है, वाटर फिल रहता है ना माँ के पेट में, उसके अंदर ओके। बच्चा रहता है। तो वो जो सैक के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है, बच्चा उसमें स्टेबल फील करे, तब से रिफ्लेक्स, प्रिमिटिव रिफ्लेक्स स्टार्ट हो जाता है। इंटीग्रेशन नहीं, रिफ्लेक्सेस बनने स्टार्ट हो जाते हैं। जब बच्चा पहली बार पैदा होता है, इसके पहले वो सांस नहीं ले रहा होता है, राइट, वो स्टमक में रहता है। जब वो आता है तो पहली इनवॉलेंटरी जो उसका, उसमें जो एक्टिविटी होती है, वो ब्रीथ करना स्टार्ट कर देता है ना। ये आपने सोचा है कभी? उसके अंदर जब वो फीटस रहता है, तब तो वो सारे न्यूट्रिशन माँ से ले रहा होता है, और एक वाटरी सैक के अंदर फिल्ड रहता है। वो सैक के अंदर वो हमेशा मूव कर रहा होता है। इसलिए जब बच्चे को निकालते हैं, उसके बाद उसको उल्टा लटकाते हैं, उसको ग्रेविटी महसूस कराते हैं, उल्टा लटकाते हैं फिर सीधा करते हैं। ये हर डॉक्टर जानता है, गायनेकोलॉजिस्ट जानता है, पीडियाट्रिशियन जानता है। फिर उसको थप्पड़ मारते हैं, उसको बुलवाते हैं कि वो ब्रीथ कर रहा है कि नहीं, राइट। उसका सारा वाइटल्स चेक करते हैं, हार्ट बीट हो रहा है कि नहीं, नॉर्मल है कि नहीं। उस वक्त उसका हार्ट बीट भी ज्यादा रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हो रही होती है ना, बच्चे में बहुत सारे रिफ्लेक्स। अब जो छोटे बच्चे रहते हैं, उनको मसाज करो तो क्या करते हैं, सब हाथ पैर एक साथ ले जाके फिर करते, फिर छोड़ते हैं। बच्चा ऐसे करता है, आपने नोटिस किया, ऐसे करता है। दिस यस इज मैम। ऑल्सो अ रिफ्लेक्स, दिस इज ऑल्सो अ रिफ्लेक्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड। कि बच्चा माँ की गोद में जब आता है तो ऐसे कम करता है। जब छोटा बच्चा होता है ना, छोटे छोटे हालत में वो ऐसे ऐसे खुद को ना, वो एज इफ वो स्टार्टल्ड हो रहा होता है। दीज आर रिफ्लेक्सेस। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, पहले 1,000 दिन, पहले एक एक साल में, यानी पहले 300 दिन में बच्चे का प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेट हो जाता है। जब हम उसको बुला रहे होते हैं, जब हम उसको मसाज कर रहे होते हैं, जब बच्चा पलटता है, जब बच्चा उठ के बैठता है, जब बच्चा वॉक करने के लिए पहली बार खड़ा होता है, ऑल दीज आर प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस जो उस वक्त इंटीग्रेट होते हैं। आप सब देखोगे, आप सब के बच्चों में से किसी के कितनों ने वॉकर दिया है? मैंने मेरे बेटे को वॉकर दिया था। आप लोगों में से किसी ने वॉकर दिया है बच्चे को? हाँ मैम, मैंने दिया था। हाँ जी मैम, अच्छा, हमने भी दिया। मैंने कूद कूद के और मेरे हस्बैंड से बहस करके जबरदस्ती मैंने उसको वॉकर दिया। मेरी सासू माँ बोलते रहे कि मत दो वॉकर, उसको नेचुरली करने दो। वो सही थी, शी वॉज राइट। वो जो दैट स्ट्रगल टू फर्स्ट क्रॉल, देन होल्ड समथिंग हाई एंड गेट अप, ये बच्चे में बहुत सारे रिफ्लेक्सेस इंटीग्रेट करता है। आधे से ज्यादा ये ऑटिज्म वाले बच्चे जो है ना, इनने या तो वॉकर यूज किया है, या फिर इन्होंने प्रॉपर क्रॉल नहीं किया है। मेरा बेटा क्रॉल नहीं करता था, वो बम को घिस घिस के आगे बढ़ता था। मुझे उस वक्त उसको क्रॉलिंग सिखानी चाहिए थी। अब क्या करूं? अब उसको जब मैं इंटीग्रेशन एक्सरसाइजेस पिछले साल तक कराया, तो मैंने उसको क्रॉलिंग स्टार्ट करवा दी। वो अभी भी क्रॉल करता है। एक दो एक्टिविटी हम ऐसा जरूर रखते हैं जिसमें हम क्रॉल करके अपने बेडरूम से हॉल तक जाए, जिससे कि मेरे मन में एक डर रहता है कि जो भी इंटीग्रेशन बाकी हो वो हो जाए। ओके, सो पहले एक साल के एज में जो भी बच्चे का नेचुरल ग्रोथ है, अगर वो किसी भी तरह से उसको हिंड्रेंस आती है, जो हमारे बच्चे के साथ होता है, बिकॉज ऑफ दैट प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन नहीं होता है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, आप देखो, इंटीग्रेटेड रिफ्लेक्स इंप्रूव्स पोस्चरल कंट्रोल। हमारे बच्चे एक पैर पे खड़े हो सकते हैं कि नहीं? आप नोटिस करोगे, आप उससे करवाओगे, जंप अप करना, जंप डाउन करना। हमारे बच्चे जंप डाउन कर लेते हैं, जंप अप करने में असुविधा होती है, आप चेक करोगे ये। ठीक है, सेंसरी मोटर कंट्रोल, जैसे कि इधर खटखट किया तो इधर, इधर फेस किया, इधर ऐसे क्लिक किया तो इधर फेस किया। ये जब वो 3 महीने का रहता है, तब डॉक्टर ऐसे चेक करती है। आपने नोटिस किया है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाँ मैम, हाँ हाँ मैम, करते हैं, जब करते हाँ, हैं। फिर हाँ ऐसे जी चेक मैम, हाँ करते हैं। हम्म। तो दिस इज कहते तो पानी एकदम पिलाते। बेसिक। हाँ, ये सब तो एकदम बेसिक है। लेकिन इसके अलावा भी और भी डिफरेंट चीजें हैं जो उस एज में, पहले 1 साल की एज में चेक होते हैं। बहुत सारे पेडियाट्रिशियन आजकल तो क्या होता है ना, वो लंबी लाइन लगती है, एक एक पेशेंट को सिर्फ 2-2 मिनट देते हैं, तो ये सारे चेक्स होते नहीं है। वरना फिर
सिंगापुर में ऐसे ऐसे छोटे बच्चों के बेबी केयर सेंटर्स हैं जहाँ पे छोटे बच्चों को लेके जाते हैं, जिससे कि पहले 1 साल में ये जो उसमें जरा सा भी ऑटिज्म वगैरह का साइन आ रहा है कि नहीं, ये सब चेक से पता चल जाता है। कौन सी चेक? प्रिमिटिव रिफ्लेक्स चेक्स, सेंसरी मोटर इंटीग्रेशन, अटेंशन, इनडायरेक्ट सपोर्ट टू स्पीच लैंग्वेज एंड लर्निंग। कैसे? एक अलग सेशन रखेंगे, वो भी ऐसे ही फ्री रहेगा, टू अंडरस्टैंड प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन करता क्या है। आज के सेशन में मैं यही बोलना चाहूंगी कि जब आपका गट इंटरवेंशन आपको लगे कि हाँ बच्चा अपने पोटे का प्रेशर समझने लगा है, वो नॉर्मल एज अप्रोप्रिएट डाइजेस्ट करने लगा है, ऑल इज ओके, देन यू फोकस ऑन प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन एक्सरसाइजेस। देयर इज मोरो, एटीएनआर, एसटीएनआर, आप गूगल करोगे मिल जाएगा। जो कॉमन वाले हैं उसके अलावा टोटल 12 तरह के रिफ्लेक्सेस है, प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस। ठीक है। आप जब भी किसी ओटिस्ट के पास लेके जाओगे, वो क्या करेंगे, बच्चे को ऐसे एनिमल पोज में बिठा देंगे, फिर उसके स्पाइन के थ्रू एक पेन ऐसे रन करेंगे, देखने के लिए कि उसका रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन हुआ है कि नहीं। ये सारा घीक है। एक अच्छा ओटिस्ट बच्चे को देख के समझ जाता है कि उसका इंटीग्रेशन हुआ है कि नहीं। मैं आपका नाम भूल गई भैया, आपने जब मुझे वीडियोस भेजा था, मैंने आपको एग्जैक्टली बोला था ना, बच्चा जी मैम, कैसे राजन वॉक कर, श्रीवास्तव मैम, राजन हाँ, श्रीवास्तव। बच्चा कैसे वॉक कर रहा है, बच्चा कैसे चम्मच पकड़ता है, बच्चा कैसे दौड़ रहा है, ये जी वीडियोस मैम। मुझे भेजो। जनरली मैं पेरेंट्स को यही बोलती हूँ, क्योंकि ये जी देख के मैम, मुझे मैंने समझ, वीडियोस भेजे थे आपको, वीडियोस हाँ, भेजे थे। क्योंकि ये देख के मैं समझ जाती हूँ कि उसमें इंटीग्रेशन हुआ है कि जी मैम, आपने कहा था कि पूरा आई कांटेक्ट है। हाँ। इसी से सारा समझ में आ जाता है, और कुछ नहीं करना होता है। ठीक है। जी मैम। उसके बाद उसका रैंडमली कभी एटीएनआर पे एक्सरसाइज करा दिया, कभी एसटीएनआर पे करा दिया, कभी मोरो करा दिया, कभी पाल्मर ग्रिस्प करा दिया, नहीं। देर इज अ प्रोसेस। जैसे अर्ली इंटरवेंशन का प्लान बनता है ना, वैसे रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन का प्लान बनता है, वही यहाँ पे दिखा रहा है। मैं दिखाती हूँ, ये एक प्लान है। ये कंपैरिजन दिखाया है रिदमिक मूवमेंट, जैसे ओटी में लेके जाते हैं तो बच्चे को स्वे करा रहे होते हैं, क्लाइंबिंग करा रहे होते हैं ना, है ना। दीज आर ऑल रिदमिक मूवमेंट ट्रेनिंग। ओके। मैम, अगर ट्रांसक्रेनियल थेरेपी। ओटिस्ट, वो जो ओटी दे रहे हैं, ओटी परफॉर्म करवा रहे हैं बच्चों को, अगर वो ढंग के ना हो, तब भी बच्चे में इम्प्रूवमेंट बहुत स्लो हो जाती है या फिर होती ही नहीं है मैम, ये भी इशू हाँ, होता है हाँ ना ये, मैम? हाँ लेकिन मैं ना सिर्फ ओटिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, इनको मैं ब्लेम नहीं करना चाहती। ये मैं ऑफ द रिकॉर्ड बोलती हूँ कि मैं पॉज कर देती हूँ। आप सोच के देखना, प्लीज डोंट माइंड। मैं मतलब मैं आई माइट साउंड घमंडी, बट आई एम टेलिंग यू द फैक्ट। जो जो कौन थेरेपिस्ट कौन बनता है, आप देखो, जिसने क्लास 12 तक, 11 12 तक साइंस या ये सब पढ़ा हो, लेकिन उसका ना मेडिकल में हुआ, ना इंजीनियरिंग में हुआ, जिसको मेडिकल में जिसको होम्योपैथी भी नहीं मिली और नेचुरल थेरेपी भी नहीं मिली, तो उसने बीएड करने का सोचा, टीचर बनने का सोचा। बीएड में भी जिसको चांस नहीं मिला, आज से 20 साल पहले की बात है, तो उस वक्त बीएड स्पेशल बहुत ही कम टाइम पे होता था। जिसको डॉक्टर ही बनना था, जिसको डॉक्टर वाले सारे काम करने थे, लेकिन उसका ये सब में नहीं हुआ, तो वो स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी में लेता। लेकिन क्योंकि ऑटिज्म वाले केसेस इतने बढ़ गए हैं कि इनका डिमांड बढ़ गया, इसलिए ये कोर्सेज भी अब डिमांड में आ गए। ठीक है। अब इसमें इन सारे लोगों की गलती नहीं है, उस बच्चे ने तो अपने करियर के हिसाब से सोचा। राइट नाउ, ये जो सिलेबस है ना, मैम, ये सर्टिफिकेशन फिजियोथेरेपी, भी नहीं शो करते हैं मैम, सेंटर पे सर्टिफिकेशन भी नहीं शो करते हैं अपना, कि मेरे पास सर्टिफाइड हूँ कि नहीं हूँ, ये आप भी नहीं शो करते हैं। सर्टिफिकेट, आप सर्टिफिकेट लेके भी कुछ नहीं करो, क्यों, मैं बता रही हूँ। ये जो आरसीआई सिलेबस है स्पेशल एजुकेशन का, ये 55 ईयर पुराना है। इसमें एबीए ना एक चैप्टर भी नहीं है, एक टॉपिक है लास्ट में, अदर थेरेपीज। जी। वैसे स्पीच थेरेपी इज नॉट अबाउट लैंग्वेज डेवलपमेंट। स्पीच थेरेपी वॉज पैरालिसिस जो होता था, या फिर हमारे छोटे बच्चे भी जो स्पीच जिनकी नहीं है, जो क नहीं बोल सकते, जो प नहीं बोल सकते, जो ल नहीं बोल सकते, उनके लिए स्पीच थेरेपी है। जिनको लकवा मार गया है फेशियल एरिया में, जो लकवा मारने के कारण बात नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए स्पीच थेरेपिस्ट थे। मेन उनका पढ़ाई वही था। लेकिन अब आ गया है, क्योंकि ऑटिज्म इतना बढ़ गया है, हमारे बच्चे भी स्पीच, लेकिन इनका काम हमारे बच्चे के स्पीच थेरेपी में भी है। मैंने वो स्लाइड रखा है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज
स्पीच थेरेपी में इतने सारे चीजें, ओरल मोटर नहीं होता, प्री लिंग्विस्टिक स्किल्स होती है, आपको पता है, ला 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 ला, ये भी कराना होता है। हम लोगों में से कितने लोगों ने कराया? क्योंकि आप, हमारे बच्चे में मैम स्पीच था। ये खुद ही करता है मैम, खुद ही कर हाँ, लेता है ये। अच्छी बात मैम है जो ये। बच्चा ये करता था छोड़ चुका है, ये 1.5 साल तक ये सब कुछ करता था, गरारे भी करता था मुंह में पानी भर के। इसीलिए आपके बच्चे में स्पीच है। जो बच्चे में स्पीच नहीं है, उसको ऐसे मुंह खोल के, दबा के, घुसा के कुछ जो कराते रहते हैं, उसको पहले प्री लिंग्विस्टिक स्किल्स कराने हैं। उसके बाद मैम। जॉइंट अटेंशन कराना। प्लीज लिसन, लेट मी, यू आर ओ- नॉट गेटिंग माई पॉइंट। जॉइंट ओ- अटेंशन क्या है? मैं बातें कर रही हूँ, आप सुन रहे हो, आप हम्म जॉइंटली अटेंड कर रहे हो, आप क्वेश्चन भी पूछ रहे हो, आप हाथ भी रेज कर रहे हो, राइट? सो लेट मी स्टार्ट बिकॉज ये पेरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैंने स्टार्ट कर दिया है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज प्री लिंग्विस्टिक स्किल्स आर वाह 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 करना, फिर ब्लो करना, ये सारे प्री लिंग्विस्टिक्स है। इसमें से कुछ स्पीच थेरेपिस्ट भी कराते हैं, ओके, लेकिन ये सारे हमें घर में भी करने हैं। उसके बाद आता है जॉइंट अटेंशन। मैंने आपको बोला था, जब मुंह में कुछ क्रंची चीजें जाएंगी, तो मेरा ब्रेन बोलेगा चलो कुछ अच्छा आया है, चबाओ। तो दैट्स अ स्टिमुलस। वैसे ही जॉइंट अटेंशन इज अ स्टिमुलस टू टॉक। अगर मैं बच्चे के लेवल में आके बैठूंगी और उससे प्यार से बातें करूंगी, उसके सामने ऐसे करूंगी, तो बच्चा मेरे में ध्यान देगा ना, छोटे बच्चे। तो जब बच्चा मेरे चीजों में ध्यान देने लगेगा, उसके बाद मैं बोलूंगी बोलो पापा, तब वो बोलेगा ना। तो बोलने के लिए भी ये जॉइंट अटेंशन चाहिए। आर यू गेटिंग द वर्ड जॉइंट अटेंशन? क्योंकि आप ये जॉइंट अटेंशन आपके बच्चे के स्पेशल एडुकेटर्स बहुत यूज करेंगे। बच्चे के जॉइंट अटेंशन में काम कर रहे हैं, बच्चे के जॉइंट अटेंशन में काम कर रहे हैं। द मोस्ट इजी वे टू डू जॉइंट अटेंशन इज, बच्चा अगर बैठा है, आप बच्चे के लेवल में बैठ जाओ। हम क्या करते हैं, बच्चा बैठा खड़ा रहता है, हम भी खड़े रहते हैं, बच्चा इधर उधर घूमता रहता है, रिशु रिशु कम हियर, रिशु रिशु कम हियर। वो क्यों सुनेगा? उसको तो जॉइंट अटेंशन कराया ही नहीं, जॉइंट अटेंशन। आप उसके पास जाओ, उसके लेवल में बैठ जाओ, फिर आप उसको बोलो। मजाल है आपका बच्चा आपकी तरफ ना देखे, हो ही नहीं सकता। डू यू अंडरस्टैंड जॉइंट अटेंशन नाउ? यस मैम। हाँ, यस दिस इज मैम। जॉइंट अटेंशन। जब तक आपका बच्चा ऐसे में जॉइंट अटेंशन नहीं दे रहा है, वो किसी भी एज में है, आपको पहले ऐसे जॉइंट अटेंशन लाना है। इसीलिए मॉन्टेसरीज प्री नर्सरी में कोई चेयर टेबल नहीं होता है। टीचर बच्चे के साथ जमीन में बैठती है, मैट के ऊपर। नर्सरी में बच्चों को छोटे छोटे चेयर दिए जाते हैं, या फिर बच्चे जमीन में बैठते हैं, टीचर एक छोटे से स्टूल में बैठती है। दिस इज नॉट रैंडम, दिस इज कमिंग फ्रॉम दिस जॉइंट अटेंशन एक्टिविटी। क्योंकि जब छोटा बच्चा बैठा है ना, वो अपने से ऐसे तक देख पाता है, वो ऐसे उठा के फोकस नहीं कर सकता। ओके, नर्सरी के बाद मैम अटेंशन, नर्सरी। ज्वाइंट अटेंशन देता है बट बहुत सेकंड्स का देता है, बहुत कम सेकंड्स का देता है मैम। जैसे होल्ड नहीं रखते हैं ये लोग। आप लोग सब बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चा खुद से करे सब कुछ, सब कुछ इम्प्रूव करता जाए। आप एक चीज अपने अंदर चेंज कर लीजिए, मेरा बच्चा ये करता है, मुझे उसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचाना, राइट? तो अभी वो नहीं करता है, तो आपको क्या करना है? आपको समझ में आ गया जॉइंट अटेंशन वाली एक्टिविटी। आप खाना खिलाओगे जॉइंट अटेंशन एक्टिविटी के थ्रू, आप उससे बातें करोगे जॉइंट अटेंशन एक्टिविटी के थ्रू, आप उसको एक्सरसाइज कराओगे जॉइंट अटेंशन एक्टिविटी के थ्रू, एवरीथिंग थ्रू प्ले। द चाइल्ड इज, वी कैन हैव सेशंस ऑन दिस। मेरा कुछ प्लान्स चलते हैं, उसमें भी ये बोलते हैं, लेकिन आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट माय प्लान। लेट अस फोकस हियर। आप पहले आज जो मैं समझा रही हूँ आप समझो, आप ये मिस मत कर दो। आपका बच्चा क्या नहीं कर पाता, दैट्स अ डिफरेंट इशू। आप पहले सुन तो लो वो कहाँ पे है और आपको कहाँ तक लेके जाना है, उसके लिए क्या करना है। आपका बच्चा, आप तीनों के बच्चे बोलते हैं, लेकिन आपको जॉइंट अटेंशन पे काम करना है। आपको ओरल मोटर पे काम नहीं करना, ये स्पीच है, लेकिन आपको सेंसरी इंटीग्रेशन पे काम करना है। कितनों के बच्चे कॉर्नर व्यू करते हैं, या फिर तरह तरह की आवाजें निकालते हैं, या फिर गर्दन घुमाते हैं, या चीजें ऐसे करके लाते हैं, या फिर ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं? कितनों के बच्चे करते हैं? प्रियम तो नहीं करता है ऐसा। कोई बात नहीं, दैट्स गुड। मैम मैम सम टाइम। सोहम करता है, सम करता सम है, गर्दन टेढ़ी करता है, गर्दन को हाँ एक साइड ले जाता है। हाँ, तो हाँ मैम उसके सम साथ टाइम। मेरा भी बेटा करता है, सम टाइम yes, आइज कॉर्नर करेगा, सम टाइम मतलब बहुत
रेयर करेगा, दिन में कभी ये एक बार 2 छोटे बार। बच्चे हैं, ये छोटे बच्चे हैं, कम कर ये रहे हैं। आई और अगर ब्लिंकिंग करता है। हाँ, और जब आप इस पे नेक भी ध्यान ऐसे नहीं वेव दोगे, करता है। हाँ, जब आप इस पे ध्यान नहीं दोगे, अगर वेस्टिब्यूलर और वेस्टिब्यूलर सिस्टम, visual system and auditory, number one and the last two will come together, and there are a lot of activities on vestibular, visual and auditory. ये तीनों आप तीनों को अभी से स्टार्ट अगर करोगे तो ये चीजें यहीं रुक जाएंगी। मुझे नहीं पता था, तो मेरे बेटे का बढ़ गया था। उसके लिए मैं अभी दुबई से जाके मैंने वो ट्रेनिंग करके आई हूँ, अब मैं मेरे बच्चे के साथ काम कर रही हूँ। यू हैव टू, ये नॉलेज इंडिया में है, ये नॉलेज, इसके एक्सपर्ट्स कुछ हैं बैंगलोर में और कुछ हैदराबाद में, इस पे काम होता है। लेकिन अगर आप पूछोगे कि मेरा बच्चा कॉर्नर व्यूइंग करता है तो क्या करूं, तो लोग बोलते हैं उसके सेंसरी इश्यूज हैं, आप उसको ब्लिंकिंग लाइट्स दिखाओ। मैं खुद भी ये बोलती थी आज से 2 साल पहले, लेकिन इससे कुछ हुआ फायदा नहीं। तो वेस्टिब्यूलर, आप अपने ओटिस्ट को पूछोगे, अगर उनको ये मत पूछो कि भैया मुझे कॉर्नर व्यू करता है मैं क्या करूं, आप बोलो कि सर वेस्टिब्यूलर सिस्टम वाला कुछ एक्सरसाइजेस कराइए, आप अगर तो वो लेके बोलते जाते हैं झूले में झुलाइए, ये करिए, ट्रम्पलिंग में ये करिए, ऐसे ही बोलते हैं, और कुछ आइडिया नहीं देते। अच्छा, तो ठीक है, देर इज वन सेशन, इट्स अ पेड सेशन, इफ यू वांट यू कैन डू। ओके। वहां पे आई विल गिव ऑल द एक्सरसाइज फॉर दिस। आई एम स्टिल डूइंग ओके। इट फॉर माई सन, बट आई हैव सीन रिजल्ट। ट्रेनिंग करके जब मैं आई तो मैंने जाके देखा, ये इंडिया में आ जाएगा। ये अगर मैं अपने ये जो यूट्यूब सेशन में मैं डालूंगी ना, अगर मैं टैगलाइन में ये सारे वर्ड्स लिख दूंगी, आप 6 महीने के अंदर बहुत सारे एक्सपर्ट्स देखोगे जो इस पे बात करना स्टार्ट कर देंगे। मैं करूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ लोग इस पे बात करें, ये होना जरूरी है। अगर आपके जो छोटे बच्चे हैं, अगर उनका कॉर्नर व्यूइंग है, अगर वो कुछ इस एज में 3 साल के बाद से उनका स्क्विंट शुरू हो जाता है, एक प्यूपिल इधर चला जाता है, एक प्यूपिल इधर चला जाता है, किसी के बच्चे में ऐसा है तो प्लीज मुझे बताना। It is not squint eye, it is not lazy नहीं, eye, it is called strabismus। नहीं ऐसा नहीं करता। मैं बता रही हूँ, अगर आपने कैसे बोला समय, मैम आपने, कैसे नहीं करना चाहिए? कुछ कुछ बच्चे हैं ना, उनका जो आईज है ना, एक इधर चला जाता है, दूसरा वाला इधर चला जाता है, ये कभी कभी दोनों इधर चला जाता है, ये कभी कभी दोनों इधर चला नहीं जाता है, फिर आप ऐसे नहीं है। मोनू इधर आओ, मोनू मोनू लुक एट मी, फोकस फोकस, तब वो बेचारे कर पाते हैं। ये दिस बच्चे इज मैम ऑल्सो, मैंने थेरेपी सेंटर पे देखे हैं हाँ, ऐसे बच्चे। यस, इनका वेस्टिब्युलर, ऑडिटरी एंड विजुअल को इंटीग्रेट करना है, वहां पे मेजर इशू है। ये बात इंडिया में अभी तक नहीं, इसी इसके लिए लोग कराते हैं ऐसे योगा, ठीक है, इसके लिए लोग कराते हैं झूले में झुलाना। मैंने भी किया है, मैंने भी अपने बच्चे का बहुत सारा टाइम बर्बाद किया है। अब मुझे कोई बताने वाला नहीं, मैं लोगों से बात करती हूँ, मैं रिसर्च पेपर्स पढ़ती हूँ। ऑटिज्म रिसर्च इंस्टीट्यूट, ARI, इसके बहुत सारे वेबिनार्स होते रहते हैं ऑनलाइन, आप गूगल करोगे मिल जाएंगे, सब फ्री होते हैं। आप उसको, बाद में रिकॉर्डिंग भी होती है, आप देखोगे, धीरे धीरे देखोगे, धीरे धीरे देखते देखते आपका खुद का नॉलेज बढ़ता जाएगा। एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम देयर। ये पर्सन जो है ना, इज अ साइंटिस्ट जिसका मैंने नाम लिखा है, ही सेज, ये उसके वर्ड्स है कि सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी फोकसेस ऑन हाउ द ब्रेन प्रोसेसेस इनपुट। आप जब कुछ सुन रहे हो, कुछ बच्चे होते हैं, जब मैं बोलती हूँ हाय मोनू, हमारे बच्चे सुन रहे थे, कुछ कुछ कोई कोई हाय मोनू, ऐसे भी होता है। तो क्या वो जिंदगी भर ऐसा सुनेंगे? नहीं। उसके इनपुट को उसका ईयर कैसे प्रोसेस करता है, कैसे ब्रेन में भेजता है, इसको ट्रेनिंग की जाती है इसकी, झुनझुना बजा के नहीं। लोग क्या करते हैं, कुछ बच्चे जो है ना, वो अगर बोलते कान बंद कर रहे हैं, कान बंद कर रहे हैं, तो ओटी में करा के वो झुनझुना बजाते हैं ना, देखा है आपने, वो बजाते हैं ऐसे ऐसे करके, कीर्तन की तरह। उससे कुछ नहीं होने वाला। कुछ बच्चे बोलते कम है, धीमा बोलते हैं, आस्ते बोलते हैं, तो उसको वो लोग माइक दे देते हैं, देखा है आपने माइक देते हुए, देखा है हाँ जी आपके मैम, हाँ बच्चे? जी, माइक मैंने देखा है, यूट्यूब इंस्टा पे वीडियोस देखे हैं ऐसे हाँ, बच्चों के। वो लोग बोलते हैं कि जो बच्चे धीमे बोलते हैं ना, उनका आप ये माइक में बुलवाओगे तो वो जोर से बोलने लगे, नहीं, ये आधा सच है। पूरा सच क्या है, जो बच्चे धीमा बोलते हैं वो अपनी ही आवाज, जब हम बात कर रहे होते हैं ना, हाय हाय, आप ये करके देखो, तो आप जब हाय ऐसे बोल रहे हो तो आप जो बोल रहे हो वो आपके कान में आ रहा है। लेकिन जब आप कान बंद करते हो, हाय, तो आप अपनी आवाज अंदर अंदर भी सुनते हो, वाइब्रेशन की तरह, है ना?
तो इसमें उनका इशू रहता है, वो अपनी ही आवाज अपने अंदर बहुत लाउडली सुन रहे होते हैं, इसलिए वो धीरे बोलते हैं, क्योंकि वो अगर वो जोर से बोलेंगे तो उनके कान में बहुत जोर से आए। आपको ये समझ में आ रहा है बात? एम आई ऑडिबल? यस मैम। ओके ओके, अच्छा, मुझे बस ये जानना। ओके, so there are different kinds of sensory issues जो होते हैं। I'm trying to sum up, क्योंकि 11:40 ऑलरेडी हो गया। ओके, so I'm trying to sum up। जिस भी स्टेज में आपके बच्चे हों, आपको अगर अर्ली अर्ली इंटरवेंशन अपनी साइड से स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले नोटिस करना है गट को। Tanushree, you will write to me your child's entire diet plan on a particular day. We will discuss. Okay, don't worry. Second is primitive reflex integration exercises. जब तक गट ठीक होता है, गट में प्रोसेसिंग ठीक होती है, तो आपको इतना पता चल जाए कि गट इंटरवेंशन से आपके बच्चे के गट में बैक्टीरिया नॉर्मल हो चुके हैं और न्यूरोट्रांसमीटर्स सही से बनना क्वांटिटी में स्टार्ट हो गए हैं। अगर किसी न्यूट्रिशन की कमी है, आप न्यूट्रिशन सप्लीमेंट थ्रू फूड और थ्रू सप्लीमेंट आप दे दो। सेकेंड इज प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन एक्सरसाइजेस। जब तक ये नहीं होंगे, आपके बच्चे का ब्रेन किसी भी तरह के इनपुट को लेके प्रोसेस करने के काबिल नहीं रहता है। अगर उसको आवाजें आ रही हैं, उसके ब्रेन को समझ में ही नहीं आता है कि उसको करना क्या है, वो उसको डिस्कार्ड कर देता है। तो इसीलिए वो आई कांटेक्ट बंद कर देते हैं, नेम कॉलिंग बंद कर देते हैं। कितने बच्चे 1.5 साल तक अपने नेम को रिस्पॉन्ड करते हैं, आई कांटेक्ट भी देते हैं, उसके बाद वो बंद कर देते हैं, क्योंकि उनका प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन नहीं हुआ रहता है, रिटेन रिफ्लेक्सेस रह जाते हैं। इसमें सेंसरी इश्यूज कुछ नहीं होता। तो जब तक ये नहीं होगा, जब तक नेम कॉलिंग नहीं होगा, जब तक वो अपने आई कांटेक्ट नहीं करेगा, तब तक काम नहीं करा सकते। इसीलिए प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आता है सेंसरी इंटीग्रेशन। और जिन बच्चों में स्पीच नहीं है, वो उनके स्पीच डेवलपमेंट में भी काम करें। तो स्पीच डेवलपमेंट में मैंने जैसे बताया, ओरल मोटर एक्सरसाइज इज नॉट इनफ, उसके लिए बहुत चीजें चाहिए। ओके, मैम, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ, let me finish. मैम, I'm just trying to sum up, Tanushree. Wait. ओके So, ओके। so in speech, it starts from pre-linguistic skills, then joint attention. जब तक आपका बच्चा आपकी तरफ आंखें डाल के देखेगा ही नहीं, आप उसको स्पीच, उसको आप प बुलवा रहे हो, म बुलवा रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं। अगर आप उसको बिना मतलब का प म बोलो, प बोलो, ब बोलो, ग बोलो, ल, तो वो ला प प प प प ला ऐसे करता रहेगा। तो ये तो मीनिंगलेस स्पीच हो गई ना, तब तो लैंग्वेज डेवलपमेंट में इशू होगा। ओके, फर्स्ट इज gut intervention, then is primitive reflex integration, then comes sensory integration and speech. लेकिन if your child is at the age of 3, 4, 5, and if you see there is corner viewing, there is head tilting, there is some type of stimming with eyes, auditory, unnecessary noise, then you need to integrate the auditory system, the visual system, and the vestibular system. ये एक separate system है. There's a session I'll do on this. Then comes लैंग्वेज डेवलपमेंट। जब तक आप इतना काम नहीं करते हो, मेरा बेटा मेरे से बात नहीं करता, मैं उससे पूछती हूँ कि बॉल कहाँ है, जाओ बॉल लेके आओ, वो जवाब नहीं देता, उठा के ले आता है लेकिन जवाब नहीं देता। तो ये सारी चीजें जब तक नहीं होंगी, आप लैंग्वेज डेवलपमेंट में काम नहीं कर सकते। लास्ट इज लैंग्वेज डेवलपमेंट। हाँ, तनुश्री बोलिए। माई स्पीच इज मैम, डन। ओके मैम, जैसे कि आप जैसे बोले लैंग्वेज है, मेरा बच्चा स्पीच तो है उसका, बात भी करता है, लेकिन जैसे आप उसको कुछ पूछेंगे, कभी कभी बोलता है, कभी कभी कुछ नहीं बोलता, साइलेंट होकर मतलब उसको क्या बोलते हैं जो कम्युनिकेशन हाँ अच्छे